सभी को सुप्रभात और नमस्कार। साथियों, साझी समझ के इस 8वें संस्करण में हिंदी दिवस के अवसर पर मैं विजेंद्र टेक महिंद्रा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही स्वागत करता हूं हमारे मुख्य वक्ता श्री नीलेश मिश्रा जी का और अपने सभी प्रतिष्ठित पैनलिस्ट का। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले कार्यक्रम से जुड़े कुछ नियम व सूचनाएं हैं। आइए मैं उसके बारे में आपको बता दूं। स्पीच व हियरिंग इम्पेयर्ड साथियों की सुविधा के लिए ये पूरा कार्यक्रम ही साथ साइन लैंग्वेज में भी इंटरप्रेट किया जा रहा है, जिसे हमारी सहयोगी हिमांशी इंटरप्रेट कर रही हैं। और इसकी सुविधा के लिए आपको पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में हिमांशी इंटरप्रेटर को सर्च करना है और उनके नाम के ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करें। वहां पे आपको पिन के ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। साथियों, पर्याप्त नेटवर्क बैंडविड्थ बनाए रखने और अन्य किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इस दृष्टि से सभी उपस्थित लोगों का वीडियो ऑफ किया गया है और माइक्रोफोन को म्यूट किया गया है। लेकिन यदि आप चर्चा के दौरान कुछ योगदान देना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया जूम चैट बॉक्स में लिखें। तो साथियों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में फाउंडेशन ने विभिन्न विषयों जैसे शिक्षा, रोजगार, दिव्यांगता, सोशल इमोशनल लर्निंग आदि पे कई सेमिनारों और संगोष्ठियों का आयोजन किया है। साझी समझ शीर्षक वाले ये कार्यक्रम बहुत से जरूरी सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के माध्यम से संवाद परक वातावरण बनाने की दिशा में एक प्रयास है। और इस बार का साझी समझ का जो 8वां संस्करण है, यह आयोजन भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल है। और इस बार का विषय है सामाजिक कार्य के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय भाषाओं की प्रासंगिकता, यानी रिलेवेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वर्क। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी सहयोगी शैलजा से अनुरोध करूंगा कि वो आए और टेक महिंद्रा फाउंडेशन के कार्यक्रमों के बारे में बताएं। शैलजा, आपका स्वागत है। सभी को सुप्रभात। टेक महिंद्रा फाउंडेशन टेक महिंद्रा लिमिटेड की CSR शाखा है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो महिंद्रा समूह का एक हिस्सा है। टेक महिंद्रा फाउंडेशन की स्थापना 2006 में की गई। फाउंडेशन रोजगार, शिक्षा और दिव्यांगता के क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए काम करता है। दिव्यांगता और महिला सशक्तिकरण हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है और फाउंडेशन के नियम के अनुसार हमारे लाभार्थियों में कम से कम 10% दिव्यांग व्यक्ति और 50% से अधिक महिलाएं शामिल रहती हैं। TMF पार्टनर इम्प्लीमेंट और डायरेक्ट इम्प्लीमेंट के एक बेहतरीन मिश्रण के साथ काम करता है। हम देश के 11 शहरों में काम कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम मूलतः रोजगार व शिक्षा पर आधारित हैं। इसमें से एक स्मार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रशिक्षण है, जिसमें युवाओं को कौशल प्रदान करने के साथ साथ उन्हें औपचारिक क्षेत्र में सम्मानजनक नौकरी दिलाने में मदद की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत सर्विस सेक्टर के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले स्मार्ट केंद्र हैं। स्मार्ट टी जो तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं और स्मार्ट प्लस जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। स्मार्ट केंद्रों की सफलता के बाद फाउंडेशन ने स्मार्ट अकेडमियों का शुभारंभ किया, जो हमारे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कार्यक्रम है। ये अकेडमियां हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आदि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण, डिप्लोमा और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम प्रदान करती हैं। हमें यह कहते हुए भी गर्व है कि इन स्वास्थ्य अकादमियों और केंद्रों में हमारे पूर्व छात्र संकट के समय में कोविड योद्धाओं के रूप में देश की सेवा कर रहे थे। साथियों, अब हम शिक्षा कार्यक्रमों की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अराइज कार्यक्रम यानी ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को उत्कृष्टता के साथ आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम और सहयोगी संगठनों के साथ काम करते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष परियोजना अराइज प्लस के अंतर्गत फाउंडेशन
उनकी स्थिति में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। हमारा दूसरा शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षांतर है, जो शिक्षकों और स्कूल निरीक्षकों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण द्वारा खुशहाल और सुरक्षित कक्षाएं बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का एक और कार्यक्रम मोबाइल साइंस लैब है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल है। यह एक बस है जो ईवीएस विज्ञान की व्यवहारिक गतिविधियों के लिए एक यात्रा प्रयोगशाला के रूप में दिल्ली के प्राथमिक सरकारी स्कूलों का दौरा करती है। आप सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुनः वापस चलते हैं विजेंद्र के पास। धन्यवाद शैलजा। धन्यवाद आपको कि आपने बड़े ही बेहतर तरीके से टेक महिंद्रा फाउंडेशन के कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। अब मैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन के सीईओ श्री चेतन कपूर जी का स्वागत करता हूं, जो सामाजिक क्षेत्र के कार्यों में एक विशेष हस्ताक्षर है, जिनका मूल मंत्र है पैशन विद कंपैशन। उनका मानना है कि पॉलिसी निर्धारण में जमीनी स्तर का प्रतिनिधित्व पूरी गरिमा से होना चाहिए। तो आरंभिक उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने विचार साझा करें। चेतन सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र। धन्यवाद आप सभी साथियों का भी जो आज इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हैं। टेक महिंद्रा फाउंडेशन की ओर से मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। साझी समझ यानी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का यह 8वां संस्करण है और इस पहल के द्वारा हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं जिससे सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर एक अर्थपूर्ण और प्रासंगिक चर्चा हो सके। विशेष तौर पर ऐसे विषयों पर जो महत्वपूर्ण तो हैं पर जिन पर आम तौर पर हम बात नहीं करते। साझी समझ के पिछले संस्करणों में हमने टीएमएफ के काम से संबंधित अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है, जैसे स्कूलों में फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा में शिक्षकों का क्या रोल है और कार्यस्थल में दिव्यांगजनों की संख्या और परिस्थिति को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। परंतु आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसका संबंध सामाजिक विकास के किसी एक पहलू जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका समस्त पहलुओं को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। हम बात करने जा रहे हैं भाषा यानी लैंग्वेज की, और आज हिंदी दिवस से बेहतर कौन सा दिन हो सकता है इस विषय को उठाने का। हालांकि एक बात मैं आरंभ में ही स्पष्ट करना चाहता हूं, आज की परिचर्चा हिंदी में अवश्य है, पर इसमें हिंदी एक प्रतीक है या एक प्रतिनिधि है उन सभी क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं की जो हमारे देश में बोली जाती हैं। एक बात और, भाषा का विषय हमारे देश में शुरू से ही एक संवेदनशील विषय रहा है, और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी भी एक भाषा को किसी भी अन्य भाषा से बेहतर या उच्च नहीं मानते हैं। हमारे लिए भाषा केवल एक माध्यम है अपने विचार व्यक्त करने का। परंतु हाँ, भाषाओं की असमानता या डिस्पैरिटी एक सच्चाई है, उसी तरह से जैसे आर्थिक असमानता एक सच्चाई, और इसके बारे में बात करना जरूरी है। बात हम करने जा रहे हैं उस डिवाइड या विभाजन की या उस विचार विभिन्नता की जो भाषाओं की असमानता के कारण उपजता है और पनपता है। इस असमानता के कई उदाहरण हैं और इससे जुड़ा एक विरोधाभास भी है, और वह यह है कि हालांकि हमारे देश में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं बोलने वाली जनसंख्या 90% से भी अधिक है, पर यदि हम व्यावसायिक भाषा की बात करें, यानी वह भाषा जिसमें पेशेवर या प्रोफेशनल्स बात करना पसंद करते हैं, तो हमें अंग्रेजी ही ज्यादा सुनाई पड़ती है। एक उदाहरण, पिछले 2-3 वर्षों में मैंने कोई 10-15 परिचर्चाओं या पैनल डिस्कशंस में भाग लिया जिसमें सभी पैनलिस्ट्स हिंदी भी बोल सकते थे
पर ये सभी परिचर्चाएं अंग्रेजी में ही हुई, जिसका तात्पर्य यह है कि इन सभी पैनल डिस्कशंस में ऐसे लोग जिनका इंग्लिश में हाथ तंग है चर्चा का हिस्सा शायद बन ही नहीं पाए। मेरी समझ में यह एक विसंगति या अनोमली है, क्योंकि इससे जो भाषायिक असमानता है उसे और बढ़ावा मिल सकता है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो कहीं ऐसा लगने लगा है कि सामाजिक क्षेत्र में जो लोग जमीनी क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और जो लोग नीति निर्धारण करते हैं, उनमें एक बुनियादी विभाजकता, एक फंडामेंटल डिस्कनेक्ट सा प्रतीत होता है। हो सकता है ये केवल मेरी सोच हो और मैं शायद ऐसा सोचने में गलत भी हूं, पर यह विषय इतना केंद्रीय है, इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर एक निष्पक्ष चर्चा जरूरी है। और यदि मेरा ये मानना सही है तो ये आवश्यक है कि हम मिलजुल कर इसका निदान सोचें कि इस असमानता को हटाने के लिए या इसे कम करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि आज साझी समझ के सभी वक्ता इस विषय पर बात करने के लिए न सिर्फ पूरी तरह से सक्षम हैं, पर सामाजिक क्षेत्र से करीबी से जुड़े होने के कारण इस विषय के भिन्न पहलुओं पर बखूबी प्रकाश डाल सकते हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अमृता जी, अशोक जी और शारदा गौतम जी का, और खास तौर पे नीलेश मिश्रा जी का, जो कि आज हमारे प्रमुख वक्ता हैं और जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं बहुत उत्सुक हूं आप सभी की बातें सुनने के लिए, इसलिए अपनी बात यहीं रोकता हूं और विजेंद्र से आग्रह करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चेतन सर, आपने तो कार्यक्रम का कॉन्टेक्स्ट बहुत ही सरल तरीके से सेट कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा सेट किए गए इस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर हम सभी विभिन्न प्रकार के विचारों से समृद्ध एक बेहतरीन चर्चा के साक्षी बनेंगे। धन्यवाद सर। साथियों, अब वक्त है एक ऐसी शख्सियत को बुलाने का जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता यानी की नोट स्पीकर हैं, और वो हैं श्री नीलेश मिश्रा जी। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री नीलेश मिश्रा एक स्टोरी टेलर, पत्रकार, लेखक, बॉलीवुड गीतकार, पटकथा लेखक तथा फोटोग्राफर हैं। कई सुपरहिट फिल्मों के गीत और पटकथाएं भी आपने लिखी हैं। ये मुख्य रूप से अपने रेडियो कार्यक्रम यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, साथ ही साथ कहानी एक्सप्रेस, पुराने खत, जिंदगी मोबाइल, टर्न स्लो आदि के लिए भी जाने जाते हैं। इनके अलावा आप भारतीय क्षेत्रीय समाचार पत्र गांव कनेक्शन, स्लो मूवमेंट, स्लो बाजार के भी संस्थापक हैं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि भारत में कहानी सुनने सुनाने की प्राचीन परंपरा रही है, परंतु इस लुप्त होती परंपरा को फिर से जीवंत करने का काम नीलेश जी ने किया है। और उनके लिए दो लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, इसका सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। आपसे अनुरोध है कि आज के मूल विषय पर अपना विचार साझा करें। नीलेश जी। बहुत धन्यवाद और धन्यवाद मुझे आज यहाँ आमंत्रित करने के लिए। कुछ समय पहले मैंने एक पोस्ट लिखी लिंक्डइन पे कि हिंदी दिवस आने वाला है और हम में से बहुत से लोग फिर हिंदी की स्थिति पर प्रलाप करेंगे, छाती पीटेंगे, ये बोलेंगे कि हिंदी खतरे में है। असल में मैं अक्सर ये समझ नहीं पाता हूं कि हम हिंदी की बात हिंदी दिवस पर ही क्यों करते हैं, और मुझे खुशी है कि टेक महिंद्रा फाउंडेशन इसको और क्षेत्रीय भाषाओं से, हमारी भारत के अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं उनसे भी जोड़ रहा है और एक सिलसिला शुरू कर रहा है जो मुझे उम्मीद है कि मुझे खुशी होगी उसमें योगदान देने में। और जो अभी चेतन ने कहा कि किसी और भाषा की खिलाफत ना करना जब आप हिंदी की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी की
का प्यार अंग्रेजी की कीमत पर हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस समय मैं अपने गांव के घर में बैठा हूँ, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से करीब 1.5 घंटा दूर, और बगल में हमारा गांव का स्कूल है जो मेरे माता पिता ने 50 साल पहले शुरू किया था। और ऐसे बहुत से लोग हैं, हजारों लोग दुनिया के अलग अलग, भारत के अलग अलग हिस्सों में, जो CSR की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, जो भला काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी का प्रपोजल नहीं लिख पाते और वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। उनकी जगह नहीं है, वो हाशिए पे रहेंगे, वो अपने जेवर बेचेंगे जैसे मेरी माँ ने बेचे, या अपनी बैंक की कमाई को इस्तेमाल करेंगे जैसे मेरे पिता ने इस्तेमाल किया, या जो भी मुझसे जो बन पड़ा वो करेंगे। और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है, ऐसी कंपनियों की दुनिया, ऐसे विभागों की दुनिया जो इनकी मदद करने के लिए तैयार है या कहती है कि तैयार है, और उन तक ये लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो CSR का प्रपोजल ये लोग नहीं लिख पाते। जो लोग डूअर्स होते हैं, जो लोग चीजें करते हैं, उनको कई बार कहना, व्यक्त करना उतना अच्छा नहीं आता, और इसलिए वो हमेशा पीछे रह जाते। जो अपने हाथ मिट्टी में सानते हैं, वो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के कीपैड पे एक प्रपोजल लिख पाए या उस व्यक्ति को ढूंढ पाए जो प्रपोजल लिखे। और वो व्यक्ति भी अगर आपको 50,000 रुपए लेगा उस प्रपोजल लिखने के, तो आप क्या करेंगे? और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो ग्रांट्स देने वाली दुनिया है, वो इस जरा सी बात को समझ क्यों नहीं पाती। ऐसे अपने अपने पास ऐसे लोगों को क्यों नहीं हायर करती जो बोले कि अच्छा, आप ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको प्रपोजल लिखना नहीं आता, हम बताएंगे ना आपको, आप हमसे बात करिए, हम अपनी सरकारी भाषा में लिख देंगे। तो मुझे लगता है कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के जो लोग हैं, खासकर सामाजिक क्षेत्र में, उनका हाशिए पर खड़ा होना, इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी भी है जो सिर्फ अंग्रेजी में ही भलाई करना चाहते हैं या ऐसी मीटिंगों में सिर्फ अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। मैंने हाल में सोशल मीडिया में ये भी लिखा कि क्या आप मार्केटिंग का प्रपोजल हिंदी में स्वीकार करेंगे? हमारी टीम में एक बच्ची है, सौम्या, वो कॉलेज के पहले दिन के बाद से गांव कनेक्शन से जुड़ी हुई है, 10 साल हो गया। उसकी प्राइमरी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, और वो झिझकती है जब किसी मार्केटिंग हेड से बात करना होता है। और मैं कहता हूँ, काहे झिझक रही हो भाई, तुम तो गांव कनेक्शन हो, हिंदी में तो बात करोगी तुम। लेकिन ये हमने बना दिया है। मैं मीटिंगों में जानबूझ के आजकल अक्सर हिंदी में बोलने लग जाता हूं, जहां प्रासंगिक है, जहां रेलेवेंट है। तो मुझे लगता है कि हमको हिंदी को दोस्त बनाना बहुत आसान है। टू स्लिप इनटू हिंदी इन द मिडल ऑफ अ मीटिंग, हिंदी में अनायास ही बात करना शुरू कर देना बहुत आसान है और सहज है, और अपना बनाता है सामने वाले को। एक कमजोर भाषा नहीं है, ये एहसास दिलाता है। इट्स नेचुरल वे ऑफ कॉन्वर्सेशन। जैसे हम हिंदी भाषा में अंग्रेजी के वर्ड स्लिप कर देते हैं, वो भी ये जो रिजिडनेस है कि भाई आपने ये अंग्रेजी क्यों इस्तेमाल कर दी, और अंग्रेजी में अगर मीटिंग में हिंदी इस्तेमाल कर दी, तो ये जो दीवारें हमने बना दी हैं, ये मुझे लगता है कि हम दूर करें तो सहजता आएगी। तो हमें सिर्फ हिंदी दिवस पे हिंदी की बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूंकि हमारा फोकस आज का सोशल सेक्टर है, जो कि मुझे बहुत प्रिय है, मैं चाहता हूं कि जो देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों हजारों लोग हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं, जिनके काम को डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता है, सबसे पहले तो उसको उस क्षेत्र की भाषा में डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि वहां के लोग उसका बड़ा असर समझें। तो अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो हिंदी में उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। अब वो ये कौन करेगा? जो आदमी है वो तो डूअर है, उसको तो अपने प्रोजेक्ट को सफल बनाना है, लेकिन अगर वो उसको डॉक्यूमेंट करेगा तो उसको अगली फंडिंग मिल पाएगी, अगली ग्रांट मिल पाएगी। ये भी एक बड़ा गैप है उसके सामने। और जो आप दूसरी तरफ जो बैठे हैं, जो फाउंडेशंस में बैठे हैं,
उम्मीद है ये इसमें भी उनकी सहायता करेंगे कि अपनी भाषा में, ताकि उनके लोग समझें कि जो बगल के गांव वाला व्यक्ति समझ पाए कि ये जो इस बिल्डिंग के अंदर हो रहा है इसका कितना बड़ा मतलब है। ये एक छोटी छोटी कड़ी है जो टुकड़े टुकड़े में एक हिंदुस्तान का कितना बड़ा काम कर रही है, देश का कितना बड़ा काम कर रही है कि अगर 100 बच्चों को पढ़ाया है या फलाना बच्चों को डिजिटल की शिक्षा दी है या स्किल्स की शिक्षा दी है, तो ये जुड़ जुड़ के कितना बड़ा काम हो रहा है। इसके लिए हमें कम्युनिकेशन को यूज करना पड़ेगा, और वो संवाद, वो कम्युनिकेशन अगर उन्हीं की अपनी भाषा में हो तो वो उसकी महत्ता समझेंगे। तो मैं एक कम्युनिकेटर हूं, मुझे लगता है कि दो चीजें जो जो लोग काम कर रहे हैं जमीन पे, उनको सहायता मिलने में, ग्रांट्स मिलने में, फंडिंग मिलने में, उनकी हिंदी की जानकारी होना और अंग्रेजी की ना होना, या क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होना और अंग्रेजी की जानकारी ना होना, उनके लिए रोड़ा ना बने। ये उनको, एक उर्दू में शब्द होता है एहसास कमतरी, कम होने का एहसास न दे हमेशा। कि वो मीटिंग में जाते हैं तो जो वो बड़े एनजीओ वाले आते हैं जो लंबी गाड़ी में, वो तो अंग्रेजी में बोल के वो यूएन के गोल से अलाइन कर जाते हैं अपनी बातों को, और हम तो किसान के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम तो मिट्टी में काम कर रहे हैं यहाँ पर, हमने तो अपना जो कॉलेज की शिक्षा कर सकते थे या आगे करियर बना सकते थे वो छोड़ के यहाँ पे आए। हमारी जगह नहीं लगती है, ये जगह आप लोगों को बनानी होगी। आप जो जो सहायता करने का काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको यू विल हैव टू गिव देम द फ्रंट सीट। आपको उन्हें आगे बालकनी में बिठाना होगा कि आप बताइए, आप व्यक्त नहीं कर पाते पर आपको पता है कि भाई यहाँ पे पानी कैसे ढूंढा जाएगा, पानी कैसे ढूंढा जाएगा, ये बुजुर्गों की नॉलेज रही होगी, तभी वो ढूंढ लेते थे कि जमीन के अंदर पानी कहाँ पर होगा, और उसमें साइंस को जोड़ के। और आप बताइए कि हाउ डू वी डॉक्यूमेंट दिस, इस नॉलेज को डॉक्यूमेंट कैसे करें आपकी भाषा में, हिंदी भाषा में, ताकि जो पानी की कमी है, ताकि तालाबों को जो जिंदा रखना है, ताकि जो प्लास्टिक हमारे तालाबों को, हमारे गांव की नालियों को चोक कर रही है, टाइम बॉम्ब टिक कर रहा है, इसका इलाज कैसे ढूंढा जाए। और आपकी भाषा में इसको गांव कनेक्शन जैसे साथियों के जरिए इसको हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक फैलाया कैसे जाए। तो ये जो कम्युनिकेशन का गैप है, मुझे लगता है कि मुझे खुशी है कि आपने इसको समझा और आपने जरूरत महसूस की कि इस की भाषा और सोशल सेक्टर की हम आज बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे अक्सर ये गैप महसूस होता है, और जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी इसमें शामिल होने में आपके साथ। और ये जो एक दर्द है जिसको मैंने अभी व्यक्त किया है, थोड़ा हल्की नाराजगी के साथ भी किया है क्योंकि महसूस किया हुआ दर्द है। भारत के अलग अलग कोनों में मेरे माता पिता जैसे लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ कि ये अजीब लोग हैं जो अपना सारा जीवन आहुति में की आहुति दे के, अपने करियर की आहुति दे के देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, जिनकी अक्सर बात नहीं होती है। जैसे मैं लॉन्च करना चाहता हूं एक चेंज मेकर्स प्रोजेक्ट, मुझे खुशी होगी अगर आप लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल उसमें पार्टनर करें। क्या ये चेंज मेकर्स की बात करते हैं, हम उनको हीरोज बनाते हैं ना। हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे जो रोल मॉडल्स हैं उसकी परिभाषा ही बदलने की जरूरत है। फिल्मी सितारों, क्रिकेटरों और कौन कौन लोगों को हम रोल मॉडल बनाते हैं, और जो लोग हमारी नदियों को साफ रखने में, हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाने में, हमारे रेलवे स्टेशन में जो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है उनको पढ़ाने में अपने जीवन की आहुति दे देते हैं, उनकी हम बात नहीं करते क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये तो इनका काम है, ये तो इनका काम है। हमारा काम है अपना नौकरी करना, ईएमआई करना, ये उनका काम है पेड़ बचाना। और क्योंकि आज तक हमने 20 साल से 30 साल से जो लोग बोल रहे थे कि पेड़ मत काटो, उनकी बात नहीं सुनी, तो हम आज वहां हैं जहां हैं। वो अजीब लोग, ये हैं वो अजीब लोग जो बोल रहे थे, और उनको हमने एकदम झोला छाप समझ लिया। वो हमारे नैरेटिव का हिस्सा नहीं बन पाए। वेल, लेट्स पे द प्राइस। तो मुझे लगता है कि ये जो चेंज मेकर्स हैं जो अभी भी जमीनी काम कर रहे हैं, जो हिंदी में, तमिल में, कन्नड़ में
अपनी अपनी भाषाओं में काम कर रहे हैं और अपनी अपनी भाषाओं में दक्ष हैं, इसके अलावा आपकी अंग्रेजी की दुनिया नहीं जानते हो, चलिए उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं ना, एक बड़ी चीज बनाते हैं साथ में, ताकि वो सक्षम महसूस करें, वो कम न महसूस करें, उनको एहसास कमतरी ना हो जब आप इसकी मीटिंग में आए और वो आए अपनी पुरानी चमड़े की चप्पल पहनकर। और जो व्यक्ति महंगी लग्जरी कार में आए हैं उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, वो भी भला काम कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ भाषा के कारण वो कम न महसूस करें। इन चेंज मेकर्स को लेट्स गिव देम द फ्रंट सीट, लेट्स मेक देम द रोल मॉडल्स, मैं कहानियां सुनाना चाहता हूं ऐसे लोगों की रेडियो पर, मैं वीडियो बनाना चाहता हूं ऐसे लोगों के बारे में, मैं उनके पास जाना चाहता हूं देश के अलग अलग हिस्सों में। और अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर हम 1000 ऐसे लोगों की कहानियां सुनाएंगे तो उनसे सोचिए कितने लाखों करोड़ों लोग प्रेरित होंगे और वो अपनी जबान में कहेंगे। मेरे पापा सुबह कह रहे थे अभी स्कूल में कि मेरे पिताजी ने अपना कनाडा में रहते थे वो, और माफ कीजिएगा मैं समय के ऊपर जा रहा हूँ, बस छोटे में कंप्लीट करूंगा। वो यहाँ पे 12 किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे गांव से, और उनका सपना था कि अपने गांव में मैं स्कूल खोलूं ताकि और किसी बच्चे को ना जाना पड़े, 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना। और फिर वो जियोलॉजी की उन्होंने पढ़ाई की और कनाडा गए और उन्होंने फॉसिल्स की डिस्कवरी की, 565 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स की डिस्कवरी की, जिससे डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में एक गैप था अंडरस्टैंडिंग में, उसको उन्होंने आंसर किया। अमेरिका जाने वाले थे, जियोलॉजिकल सर्वे में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन वो सपना उनको सोने नहीं देता था। ये है ना, ये अजीब लोग हैं, यही है वो अजीब लोग जिनकी हम बात नहीं करते। वो सपना उनको सोने नहीं देता था। एक दिन छोड़ छाड़ के फेरारी खरीद ली थी, छोड़ के आ गए गांव वापस, और एक झोपड़ी में स्कूल की शुरुआत की उन्होंने और मेरी माताजी ने। माताजी कभी गांव नहीं गई थी, जमींदार परिवार से थी। वो स्कूल ने अभी इस जुलाई में 50 साल पूरे किए। हम तो परेशान हो गए, हमें कि बाहरी कोई फाउंडेशन कोई हमको हेल्प कर दे, कोई नहीं है। हमने अपनी सेविंग से उसको किया। आज से 4 साल पहले हमने वर्चुअल क्लासेस शुरू की, जब दुनिया में कहीं क्लासेस डेली नहीं हो रही थी, पैंडेमिक के भी पहले। एक डोंगल की मदद से देश के अलग अलग हिस्सों से वॉलंटियर्स बच्चों को पढ़ाते हैं। आज हम ग्राफिक डिजाइन वहां सिखाते हैं और बहुत चीजें करना चाहते हैं, और हम हमेशा इस स्ट्रगल करते हैं कि इसके लिए हेल्प कहां से आए। और ये बात सिर्फ मैं अपने माता पिता की बात बता रहा हूं, लेकिन मेरे माता पिता जैसे अजीब लोग दसों हजारों की संख्या में देश के कोने कोने में है। इनको ढूंढना, इनको इज्जत देना, इनकी लड़ाइयों को आसान करना, ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि फलाना 5 स्टार होटल में आ जाइए, एक कॉन्फ्रेंस किया है हमने चाइल्ड मोर्टेलिटी पे। मैं कहता हूँ आप पागल तो नहीं होंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी पे आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 5 स्टार होटल में, क्या होगा उससे? Can't you use your money better? So I feel it's really time कि ये जो मतलब बात हिंदी की हो रही है, लेकिन बात जुड़ाव की भी है, बात जमीनी लोगों की भी है, बात देश के कोने कोने में अपने जीवन की आहुति दे रहे लोगों की है, जो और किसी चीज की चिंता किए बिना बस लगे रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर कंपनियां हैं जो अपना पैसा एलोकेट कर रही हैं CSR को, बहुत बढ़िया, ये तो पहले था नहीं, लेकिन उन तक कैसे पहुंचे आदमी? वो हिंदी बोलने वाला आदमी उस CSR का चेक साइन करने वाले आदमी तक कैसे पहुंचे? आप बताइए ना मुझे। कौन सा है वो डाकखाना, कौन सा है वो पोस्ट ऑफिस? नहीं है, हमें नहीं पता कैसे पहुंचना है, मुझे नहीं पता। I struggle to reach CSR people because I need help for so many things I want to do. मुझे पता ही नहीं, मैं नहीं जानता हूं कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूं, अपने बैंक में जब थोड़ा पैसा होता है, वो ये लीजिए 10 लाख रुपए लीजिए, अगले साल की थोड़ा टीचर्स की सैलरी, यही करता हूं मैं कहानियां सुना के पैसा कमाता हूं, और उससे जो मुझसे छोटा बड़ा काम हो सकता है वो मैं कर देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं आता उस दुनिया को कैसे टैप करना है। कई लोगों को आता है,
पर वो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझती है वो दुनिया। तो बहुत अच्छा है कि आपने ये मीटिंग की, बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि इस पहल से और लोग सीखेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे कि जो लोग अपने अपने आइडियाज को, अपने प्रोजेक्ट्स को, उसके इम्पैक्ट को नहीं व्यक्त कर पाते हैं अंग्रेजी भाषा में, उनकी भी नहीं, उनकी ही जगह आप क्रिएट करिए, क्योंकि वही लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। उनको मदद करिए इसको व्यक्त करने में। अगर अंग्रेजी में मतलब प्रपोजल आगे जाने तो जरूर अंग्रेजी में बनाइए, लेकिन टू हेल्प देम, गिव देम द फ्रंट सीट। एंड थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैं पैशनेट हो जाता हूँ सब मुद्दों पे, तो आई गेट कैरिड अवे, बट थैंक यू वेरी मच चेतन, बाकी सारे कॉलीग्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसे मुद्दों को उठाया। और हम सब जानते हैं, बट ये है कि किस मौके पे कहाँ पे क्या चीज कही जाए। और आपने सही कहा कि जो हाशिए पे लोग गए हैं उनकी बात करना बहुत जरूरी है, और कहीं भाषा उसमें बाधा न बन जाए। जो चेंज मेकर्स हैं, भाषा के कारण कहीं वो पीछे न रह जाएं। तो आपको आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बड़े बेहतर तरीके से बताया कि लोगों को जोड़ने में, खासकर ऐसे लोगों को जो कि हाशिए पे चले गए हैं, उनको लाने में कितनी भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से आपको साधुवाद, धन्यवाद। साथियों, अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, और हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी है पैनल डिस्कशन, जिसको फैसिलिटेट करने के लिए मैं अपने सहयोगी डॉक्टर रमेश तिवारी को आमंत्रित करता हूं। रमेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र। नमस्कार। साझी समझ 8 के इस आयोजन में पैनल डिस्कशन के सभी विशेषज्ञों का टेक महिंद्रा फाउंडेशन की ओर से मैं रमेश तिवारी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टेक महिंद्रा फाउंडेशन के लिए यह बड़े ही गौरव का विषय है कि सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय 3 महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आज पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ हैं। डॉक्टर एवी बालिगा ट्रस्ट से अशोक कुमार जी, सीनियर कंसल्टेंट अमृता शर्मा जी हमारे बीच हैं, और टाटा ट्रस्ट से शारदा गौतम जी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति और वैचारिक प्रस्तुति के प्रति हम लोग बेहद आशान्वित और आभारी हैं। अब हम अपने पैनलिस्ट का संक्षिप्त परिचय देते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, हमारे साथ पहले पैनलिस्ट के रूप में डॉक्टर एबी बालिगा ट्रस्ट से श्री अशोक कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगभग 30 वर्षों से सामाजिक रूप से वंचित जन समुदाय की बेहतरी के लिए कार्यरत हैं। आपने अपने कैरियर की शुरुआत एक व्याख्याता के रूप में की थी। आपके द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए किया गया सतत प्रयास अपने आप में बेहद अनुकरणीय है। साथ ही कम्युनिटी एम्पावरमेंट और सस्टेनेबिलिटी की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी आपका योगदान महत्वपूर्ण है। 2001 में आप डॉक्टर एबी बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़े और वर्तमान में ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अशोक जी से निवेदन है कि सामाजिक कार्य के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय भाषाओं की प्रासंगिकता विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद डॉक्टर रमेश तिवारी जी। साझी समझ के इस 8वें संस्करण के अंतर्गत सामाजिक कार्य के महत्व और उसकी प्रासंगिकता के तमाम साथियों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता हूं। विशेष रूप से चेतन कपूर जी, नीलेश मिश्रा जी, विजेंद्र जी, और जो मेरे सहवक्ता हैं अमृता शर्मा जी और शारदा गौतम जी, तमाम साथियों को नमस्कार भी जो आज जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना भी। चेतन कपूर जी और नीलेश मिश्रा जी ने ऑलरेडी जमीन तैयार कर दिए हैं मेरे बात करने के लिए। मैं अपने संवाद की पहल उस सामाजिक वस्तु से करता हूं जिसे हम भाषा कहते हैं। यह समाज ही है जहां हम भाषा सीखते हैं और जहां हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इस सामाजिक वस्तु भाषा के सीखने के लिए परिवेश का बहुत महत्व है।
अलग अलग प्रदेश के अलग अलग परिवेश और अलग अलग परिवेश के आधार पे भाषा के विविध रूप का पहचान और विकास होता है। परिवेश का सीधा संबंध अपने समाज की व्यवस्था, संस्कृति, लोक और मूल्यों से है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग भूमिकाएं निभाता है और इन भूमिकाओं को पूरा करने के लिए वह भाषा के भिन्न रूपों का प्रयोग करता है। भाषा और समाज का अंतर संबंध तो देखते ही बनता है। भाषा समाज को और समाज भाषा को निरंतर प्रभावित कर रहे होते हैं। तभी तो भाषा की परिभाषा में समाज का संदर्भ अनिवार्य रूप से है। जिस समाज में हम रहते हैं उसकी एक भाषा होती है। हम उसी भाषा को अपने समाज में बोलते हैं और ऐसे एक ही तरह के भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को के समूह को भाषा समाज या भाषा समुदाय कहते हैं। यही क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में विकसित हुई। बस यहाँ ध्यान यह भी रखना है कि एक ही भाषा समुदाय के लोग भिन्न भिन्न स्तर के होते हैं, तो फिर भाषा भी भिन्न भिन्न स्तर में बट जाता है। नहीं, कहीं आप बोलते हो, कहीं आप तू बोलते हो, वो एक स्तर है और सबको हमें अंगीकार करना है। तो भाषा और समाज के इस अंतर संबंध की पृष्ठभूमि के साथ आइए देखते हैं सामाजिक कार्यों के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व और उसकी प्रासंगिकता कैसे है। सामाजिक कार्यों का अधिकतम सरोकार हाशिए पर रह रहे लोगों से होता है। 2 जून की रोटी की जद्दोजहद में लगे लोगों के साथ काम करने का व्यक्तिगत और सांगठनिक अनुभव के आधार पे मैं जो आपसे साझा कर रहा हूं वो सीधा सीधा जो भोगा है, जो महसूस किया है, आंखें देखी बातें हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 2001 में दिल्ली की सबसे बड़ी झुग्गी, मुंबई में जैसे धारावी है वैसे यमुना पुष्ता था। उस जमाने में आज से 20-21 साल पहले 2 लाख से ज्यादा की आबादी थी, लोग वहां रहते थे। वहां मैंने अपने कुछ साथियों के साथ जो विशेष रूप से अंग्रेजी शिक्षा की पृष्ठभूमि के साथ आए थे, बड़े विश्वविद्यालय से सोशल वर्क करके आए थे और हम बच्चों की शिक्षा के लिए चाह रहे थे कि वहां आकर लें और उसके आधार पर नीति और परियोजना का विकास हो। तो वो मेरे जो दोनों सखी थे वो गए और एक गृहस्वामिनी थी घरों में, उनके पति गए हुए थे काम करने के लिए, तो उनको बोला, दरवाजे तो होते नहीं थे झुग्गियों में, पर्दा टंगा होता था, आवाज दी, वो आई और धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछना शुरू किया। देखिए कैसा ये कैसी विसंगति है। अब उनसे वो पूछ रहे हैं क्या कि ऑक्यूपेशन क्या है। कई सवाल थे, मैं आपको 2-4 सवाल जिसपे मुझे अच्छा नहीं लगा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ऑक्यूपेशन क्या है, मंथली इनकम क्या है। अब गृहस्वामिनी भक्क अचंभित है, वो एकदम बहुत चक्का रह गई कि क्या पूछ रहे हैं ये लोग, ऑक्यूपेशन क्या है, मंथली इनकम क्या है। और ये लोग तो धड़ाधड़ वो सवाल ठोके जा रहे हैं। अब वो जवाब नहीं दे पा रही है, वो समझ नहीं रही थी, इनको और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पूछें। तो यहाँ जो मकसद से गए थे वो हो नहीं पा रहा था। स्पष्ट है कि क्षेत्रीय भाषा का महत्व और रेलेवेंसी कैसे है सामाजिक कार्यों में, हम इन मूलभूत सवालों के लिए भी तरस जाते हैं जब हम इसका सही प्रयोग नहीं करते हैं। अब इस स्थिति से आगे आते हैं। वो महिला तो भोजपुरी बैकग्राउंड की थी, थोड़ी बहुत हिंदी समझ लेती थी। फिर मैंने उनको समझाया, उनसे बातें की और जानकारी ली, हम आगे बढ़े। अब ये देखिए कि क्षेत्रीय भाषा का महत्व तो हर मामले में महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक कार्य को मैं समझता हूँ कि इसके बिना हो ही नहीं सकता है अगर आप इसमें काम नहीं करें तो। क्योंकि आधारभूत सवालों के लिए भी जब इतना जद्दोजहद था, तो फिर बाकी योजना परियोजना जो बनेगी या उसको जो लागू करेंगे तो कितनी दिक्कत होती। तो जितना ही महत्वपूर्ण है क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका सामाजिक कार्यों में, उतना ही बड़ा गैप भी नजर आता है आजकल इन सामाजिक कार्यों को लेकर इन दोनों के बीच में, विशेषकर दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहर में, जहां अलग अलग प्रदेशों के लोग विविध क्षेत्रीय भाषा समाज से आते हैं और हम प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स अंग्रेजी में या अपनी भाषा में
यानी जो उनकी भाषा है जिसमें वो समझते, उनसे बात नहीं कर पाते। हम अपनी भाषा में अपनी परियोजना थोपते हैं, लागू नहीं करते हैं, यहाँ दिक्कत है। एक और छोटी सी आपको घटना बताता हूं, और यह एक तरह से नीलेश मिश्रा जी ने शेयर किया ही है। मैं तो जो भुगता हूं आपको बता दूं कि जानते हैं कि सामाजिक कार्यों के लिए धन की जरूरत होती है, और धन के कई स्रोतों में से एक है जो फंडिंग एजेंसी से हम लेते हैं। तो एक इसी तरह की एक बड़ी फंडिंग एजेंसी ने प्रोजेक्ट कॉन्क्लेव किया, उसमें कई छोटे बड़े संगठनों को बुलाया, मैं भी गया था। पूरा माहौल अंग्रेजी में था, नीलेश मिश्रा जी बात कर ही रहे थे, और एकदम मुझे लगा कि ये मेरी कहानी वो कैसे करे कि, और ये हमने एक प्रोजेक्ट उनके साथ बनाया था जिनके साथ हमें काम करना था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से बाल श्रम को मिटाना था, और उन्हीं की बातों को लेकर ये पूरी परियोजना हमने विकसित की थी। मैं बाल श्रम को लेकर ज्यादा काम करता हूँ। तो फिर वो निर्णायक मंडल ने उसे सुना बड़े ध्यान से, वो सब हिंदी जानते थे, लेकिन जब मेरी बात खत्म हुई तो उन्होंने कुछ एकदम बिल्कुल मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने ऐसे ही कहा, सी मिस्टर कुमार, द प्रॉब्लम इज विद द लैंग्वेज, इट मस्ट बी इन इंग्लिश, सो हाउ यू कैन डेवलप दिस प्रोजेक्ट नॉट इन इंग्लिश बट इन हिंदी। मैंने उनको सीधा जवाब दिया कि ये समस्या तो आपकी है कि आप हिंदी नहीं समझते हैं। मैं जिन लोगों के साथ ये प्रोजेक्ट मैंने ये विकसित किया है और जिनके साथ मैं इसे चलाऊंगा, वो तो यही भाषा सिर्फ समझते हैं, मैंने बनाया, इसलिए मैंने आपको ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट दिया आज की भाषा। तो फिर वो, लेकिन वो माने नहीं, तो मैंने भी नहीं माना, क्योंकि अब मुझे जिनके साथ काम करना था, जैसे बनाना था वो ऐसे ही बना था, और मैं चाहता नहीं था कि इसमें छेड़छाड़ करें। तो ये त्रासदी है, सामाजिक कार्यों के दस्तावेजीकरण पे बहुत जोर है, और वह भी अंग्रेजी में। फिर त्रासदी है, जो जेन्युइन मटेरियल आते हैं वो सब आप कैसे एक साथ उन्हीं लोगों को छोड़ के बना लेंगे जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं। तो हमें वो रिपोर्ट चाहिए, या कि वो सही बातें चाहिए, और वो सही भाषा में चाहिए, क्योंकि हम लोग वो पारदर्शिता के क्रम में सीधी सीधी सारी बातें जिनके साथ काम कर रहे होते हैं उनसे शेयर करते हैं। फिर तो औपचारिकता ही हो जाएगी अगर हम जो उनकी भाषा है उसे इतर भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सामाजिक कार्यों की पहली शर्त है जमीन में जाके काम करना। समाज के लिए वंचित लोगों के साथ हम काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए, उनको समानता के स्तर पे लाने के लिए उनके साथ सतत संवाद की आवश्यकता होती है। और संवाद का जो संवाद पारस्परिक होता है। फिर जिस भाषा और समुदाय के साथ हम काम करते हैं उसी की भाषा का प्रयोग हमारे लिए अनिवार्य होता है। विशेषकर अधिकार आधारित सामाजिक पहल में तो बिना क्षेत्रीय भाषा विशेष के संवाद को कर ही नहीं सकते हैं। तो सच पूछिए तो क्षेत्रीय भाषा का सामाजिक कार्यों के संदर्भ में प्रासंगिकता और महत्व सिर्फ संवाद को लेकर ही नहीं है, यह तो पूरी परियोजना के परिचालन का जान है। यह पूरी परियोजना को प्रभावित कर रहा होता है शुरू से लेकर अंतिम स्तर तक। यह परियोजना को चलाने वाले संगठन के विश्वसनीयता को प्रभावित करता है, क्योंकि जब आपसे मैं कुछ भी शेयर कर रहा हूं और जिनके लिए मैंने काम किया वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी है कहां? यह संगठन के जिम्मेवारी को आंकता है कि तुमने जिस उत्तरदायित्व से जिनके लिए काम किया उसके प्रति तुम कितने जिम्मेवार हो, तो जो बात दूसरे से शेयर कर रहे हो वो उनके समझ में है कि नहीं। यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि विकास की नीति के निर्माण से लेकर परियोजना की पूरी संरचना और उसका परिचालन और फिर मूल्यांकन एक तार से बंधे होते हैं, और संपूर्ण प्रक्रिया में जिन लोगों को लाभ पहुंचना है उनकी सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए, और सहभागिता के लिए संवाद का सतत और सहज प्रवाह उनकी भाषा के बिना संभव नहीं हो सकता। तो फिर तय है, बिना क्षेत्रीय भाषा के संवर्धन में, बिना क्षेत्रीय भाषा में संवाद के सामाजिक कार्यों का सही परिचालन भी कठिन है, और इसलिए इन सब का संवर्धन विकास साथ साथ होना चाहिए। साझी समझ के इस पहल को मैं इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानता हूँ। आयोजक टेक महिंद्रा फाउंडेशन को साधुवाद, चलता रहे संवाद। थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। आपने भाषा की बारीकियों और समाज के साथ उसके रिश्ते को, जैसे भाषा कब, कहाँ, कैसे शक्ति बन जाती है और कैसे वो बाधा बन जाती है जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन या संचार के मुद्दे पर जूझ रहे होते हैं, इन सभी अनुभवों को आपने हम लोगों के साथ साझा किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से आपने उसको रेखांकित किया। इसके लिए आपका हार्दिक आभार। आपने हिंदी के उदाहरण और उदाहरणों के द्वारा अपने पूरे विचार को हमारे साथ साझा किया। और मैं यहाँ याद करूंगा, जैसा हमारे सीईओ चेतन जी ने आरंभ में कहा, हिंदी एक प्रतीक या प्रतिनिधि है उन सभी क्षेत्रीय भाषाओं का जो हमारे देश में बोली जाती है। बहुत आभार, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने व्याख्यायित किया उस विषय को। मित्रों, अब हम अगले वक्ता की ओर चल रहे हैं और आज अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट के रूप में स्टार्टअप नाम की संस्था से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण हस्ती अमृता शर्मा जी। आपने आजीविका ब्यूरो द्वारा स्थापित सेंटर फॉर माइग्रेशन एंड लेबर का नेतृत्व किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से फील्ड प्रैक्टिशनर्स के लिए सीजनल लेबर और माइग्रेशन संबंधी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का नेतृत्व किया है। रिसर्च आपकी विधा रही है और अपनी कविताओं, लेखों आदि के माध्यम से आपने समय समय पर अपने उद्गारों को व्यक्त किया है। इस विमर्श को आगे बढ़ाते हुए मैं अमृता जी से निवेदन करता हूँ कि आज के विषय पर अपने विचार साझा करें। स्वागत है अमृता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। तो ये जो विषय है चर्चा का आज, वो असल में मेरे दिल के बहुत ही करीब है और चेतन ने कई फोरम्स में मुझे जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े जो कार्यकर्ता रहे हैं उनसे बातचीत में आग्रह करते हुए सुना है कि वो अपना अनुभव लिखें और हिंदी में लिखें। और शायद मुझे लगता है कि जब साझी समझ ने ये विषय चुना तो आप लोगों ने मुझे याद किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अपनी बात रखने से पहले कुछ जो क्वालिफायर्स हैं, ठीक है, कुछ चेतावनियां वो मैं सामने रखना चाहूंगी। पहला तो जैसे बिहार से होने के बावजूद और हिंदी पर अच्छी पकड़ होने के बावजूद भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होने की वजह से औपचारिक फोरम्स में हिंदी में बात करने की मेरी उतनी आदत नहीं रही, तो बीच बीच में मैं अंग्रेजी का प्रयोग करते रहूंगी, उसके लिए माफी चाहती हूँ। दूसरा जो मैं यहाँ पे अपना पक्ष रखूंगी वो 11 साल जो आजीविका ब्यूरो के साथ में जुड़ी रही प्रवासी मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, उस पर आधारित होगा और वहां पे कैसे इस असमानता से हम विचलित रहे, जूझते रहे और क्या प्रयास किए, वो मैं यहाँ पे आपके साथ साझा करना चाहूंगी। और आखिरी बात ये कि जैसा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अनलाइक कंप्यूटर्स, ह्यूमन बीइंग्स जो है दे डू नॉट स्टोर डेटा, दे स्टोरी इट। ठीक है, तो मेरी जो प्रस्तुति है, मेरा जो पक्ष है, वो एक कहानी के रूप में ही होगा। और मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम में पढ़े प्रोफेशनली इतना एडुकेटेड जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बाय डिफॉल्ट मैं प्रतिनिधि हो गई हूँ, तो आई एम गोइंग टू कॉल माई सेल्फ आउट टूडे बैडली। ठीक है, और तो हाँ, मतलब ये एक तरह से मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाह रही थी अपने बात का। मुझे ध्यान है 12 साल पहले जब मैं आजीविका ब्यूरो से जुड़ी तो मैं अपने सहकर्मियों से जो खास करके फील्ड की समस्याओं से जूझते थे, हिंदी बोलते थे, मेवाड़ी बोलते थे, उनसे बहुत प्रभावित थी। मेरी शिक्षा पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम से हुई थी। उसी साल मैं यूरोप से पढ़ करके लौटी थी और मेरी भूमिका में डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, फंड रेजिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, पार्टनरशिप्स हैंडल करना, एक्सटर्नल पार्टनरशिप्स, वो सब था। मेरा जुड़ाव जो है वो फील्ड से, जैसे हर दिन प्रवासी मजदूरों से मिलना हो रहा हो, वैसा नहीं था। लेकिन मुझे ध्यान है कि मैं जब भी फील्ड टीम्स के साथ बैठती
उन मीटिंग्स का हिस्सा होती, उनकी बातें सुनती, उनका विश्लेषण सुनती, तो बहुत जोरों से मुझे लगता है कि काश कि मैं ये बातें इसी तरह से, इसी भाषा में, इसी भाव के साथ मैं बाहर ले जा पाऊं। मुझे याद है पहली बार जब मैंने कमलेश जी को सुना था, और वो लकीली आज हमारे साथ हैं, मेरे सहकर्मी रहे कमलेश जी। तो उनको जब पहली बार सुना मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कह रहे हैं वो एक्चुअली ईपीडब्ल्यू आर्टिकल होना चाहिए। ईपीडब्ल्यू जो कि सोशल सेक्टर में ना बहुत ही मतलब बड़ा आंका जाता है अपने एनालिटिकल राइटिंग के लिए। लेकिन जो सच्चाई थी वो यही थी कि जब भी हम अंग्रेजी में वही बातें लिखने की कोशिश करते तो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते। धीरे धीरे ये एहसास मतलब बढ़ता गया कि जो प्रवासी मजदूर हैं, क्या हम उनके अनुभवों को पूरी तरह से कैप्चर कर पा रहे हैं? प्रवासी मजदूर जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, सहकर्मी हैं, और हमारे जैसे शोधकर्ता, संचारकर्ता और बाहरी दुनिया से जो संवाद करते हैं, जो जाकर के दिल्ली में प्रस्तुतियां करते हैं, उनके बीच में बड़ा फासला है। मजदूर जो अनुभव करता है, कार्यकर्ता जो उस कहानी को लेकर के आते हैं अपने विश्लेषण के साथ, और फिर हमारे जैसे लोग जब उसके बारे में अंग्रेजी में लिखते हैं, तो मुझे कितनी बार लगता है कि वो बस हड्डियों का ढांचा भर रह गई है, एकदम नीरस है, कोई जान नहीं है उसमें, खून नहीं तोड़ रहा, और उसे सुन करके, पढ़ करके खून में उबाल नहीं आता, जो कि मुझे लगता है कि सामाजिक जगत में कम्युनिकेशंस की सबसे बड़ी भूमिका, जिम्मेदारी होनी चाहिए। कितनी बार ये लगता है कि जो भी वक्तव्य हम बना रहे हैं, हमारे जैसे लोग, और डोनर्स के सामने रख रहे हैं, अकादमिक समाज के सामने रख रहे हैं, नीति निर्माताओं के सामने रख रहे हैं, वो शायद ईमानदार भी नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों की पढ़ाई, हमारी भाषा और उसके जार्गन्स, हमारे फ्रेमवर्क्स उसके सामने आ जाते हैं। इस बात पर मैं अपने पुराने साथी कमलेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कमलेश जी एक प्रोग्राम मैनेजर के रूप में आजीविका से लगभग 1.5 दशक से जुड़े हुए हैं और उदयपुर में सलुम्बर नामक एक ब्लॉग में कार्यरत हैं। कमलेश जी आजीविका में जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे, प्रोफेशनली ट्रेंड जो लोग थे, जो लीडरशिप की भूमिका में ज्यादा रहते, और जो जमीनी कार्यकर्ता थे, उनके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी रहे। वो इन दोनों की दुनिया को अच्छे से समझते, उनकी दुनिया के देखने के चश्मे को, वर्ल्ड व्यू को वो उसको लेकर के अवगत रहे। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा में उनका अनुभव सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके मुंह से सुनना और भी ज्यादा। कमलेश जी। थैंक यू अमृता जी और टेक महिंद्रा की टीम को इस में शामिल करने के लिए, और सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो अमृता जी ने जो बात कही और जो पूर्व वक्ता भी इसके बारे में जिक्र कर रहे थे, मैं उसका जो ग्राउंड पे जो चीज है, और आजीविका ब्यूरो के साथ एक लंबा सफर गांव में और रूरल एरियाज में काम करने कर रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आजीविका ने एक ऐसा विषय चुना था आज से 15 साल 17 साल पहले, कि प्रवासी श्रमिक, जब प्रवासी श्रमिकों की कोई अलग से कैटेगरी नहीं मानी जाती थी उस समय भी मैंने शुरुआत में हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो संस्था के आगेवान लोग हैं, उसमें भी जो फंडिंग कम्युनिटी है या जो पूरा वर्ग है जो इस तरह के सामाजिक कामों को सपोर्ट करता है, उनको कन्विंस करने में भी कि जो गांव और जो बिल्कुल धरातल की जो स्थितियां क्या है मजदूरों की, इसमें भी बहुत स्ट्रगल किया। लेकिन हम मानते हैं कि हम भाग्यशाली थे कि हमारे जो लीडरशिप थी वो इतनी सक्षम थी कि जो अंग्रेजी वाली दुनिया थी उसको ये समझाने में उन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए भी सफलता पाई, और इस वजह से ये पूरा जो एक इशू को सामने लाना और देश के सामने लाके खड़ा करने में वो सफलता मिली। लेकिन ये संघर्ष जो है वो जो भाषा को लेके है वो हमेशा चलता रहा है, हमेशा। और मैं मानता हूँ कि सामाजिक क्षेत्र जो है वो उसमें किसी संदर्भ विशेष की जो खूबसूरती है या विशेषता है उसको उभार कर लाना, उसमें भाषा का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें जैसे हम बहुत सारे ये वर्ड यूज करते हैं, जैसे की पर्सन, या जो गांव लेवल का जो व्यक्ति होता है जिसको हम वॉलंटियर बोलते हैं, है ना, वो इस वजह से इस पूरे काम में आता है कि उसके पास वो भाषा का जो ब्रिज है वो आपके और समुदाय के बीच में वो ब्रिज का काम करता है। लेकिन जो अमृता जी बोल रही हैं कि हर संस्था में, हर बड़ी मध्यम आकार की संस्था में इस तरह का एक वर्ग आजकल बहुत मैंडेटरी हो गया है कि जो उस ऑडियंस के साथ संवाद करने में क्षमतावान हो और जो बेसिकली अंग्रेजी पर अपनी क्षमता रखता हो। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
और इस वजह से वो जो नीरसता की बात हो रही है वो आ जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि काफी, जैसे अमृता जी ने कहा कि वो जो फ्रेमवर्क की दुनिया है उसमें ढालने की हर हर समझ को, हर नॉलेज को उस फ्रेम में डालने की जो कोशिश है, उसका बड़ा कारण मुझे लगता है वो एक भाषाई लिमिटेशन है, वो भाषाई सीमितता है। इस वजह से जो जो हर चीज जो नीचे से ग्राउंड पे है, जो विशिष्ट है, जो अलग है, उसको किसी न किसी भले वो क्लाइमेट चेंज हो, वो भले सस्टेनेबिलिटी के गोल है, जैसे नीलेश जी कह रहे थे कि वो यूएन के गोल्स के साथ कैसे मैच करती है, उस तरह से उसको फिट करने की कोशिश होती है। अब जैसे हमारा अभी जो रिसेंट एक संघर्ष है वो ये है कि हम काम करते हैं मजदूरों के साथ, मजदूर महिलाओं के साथ, मजदूर लड़कियों के साथ। जब उनके साथ होने वाली घटनाओं और जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में किसी फंडिंग एजेंसी से जब बात करते हैं तो उनको लगता है ये तो नॉर्मल जेंडर डिस्कोर्स है, या इसमें जो समस्याएं हैं वो जेंडर या जो सेक्सुअलिटी है और उसी तरह की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। उसमें हमारा हमेशा, और हमारी फील्ड टीम और जो ग्राउंड है वो भी हमेशा ये कहता है कि नहीं, ये मजदूरी के संदर्भ में थोड़ा अलग है, इसको केवल उस बने बनाए ढांचे में फिट करना सही नहीं होगा, है ना। लेकिन ये संघर्ष जो है वो हमेशा चलता रहता है, कई बार हम सफल होते हैं, कई बार नहीं सफल हो पाते। तो ये एक डिवाइड जो है वो दिनों दिन हम देखते हैं कि वो बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि मैं भी 15 साल 17 साल से इस सेक्टर में हूँ और जिस रीजन में मैं काम करता रहा हूँ वहां पर 90s के दौर में बहुत सारी छोटी संस्थाएं थी, ठीक है, जो छोटे स्थानीय स्तर पे प्रभावी काम करती थी, लेकिन भाषाई सीमितता की वजह से उनमें से ज्यादातर संस्थाओं को अपना काम सीमित करना पड़ा, या काफी संस्थाएं वाइंड अप हो गई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह के एरियाज के लिए जहाँ पे बहुत काम करने और इस तरह के आइडियाज पे काम करने की जरूरत है। अब और ये जो फ्रेमवर्क वाली दुनिया है जिसमें कि अंग्रेजी और ये सारी चीजें होती है, इसमें जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हम जिस ट्राइबल सेटिंग में काम करते हैं वहां पर लिव इन रिलेशनशिप जो है वो बहुत पुरानी चीज है ना। लिव इन रिलेशनशिप जो है वो बहुत पुरानी चीज है, जो शहरी कल्चर में अब ज्यादा उसको थोड़ा सा पॉपुलराइज हो जाता है, लेकिन वो ट्राइबल कल्चर में शुरू से रहा है। लेकिन वो ओवरऑल ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जेंडर का काम करते हुए या सेक्सुअलिटी पे काम करते हुए वो वाला जो फीचर है वो कहीं पे भी ठीक से आर्टिकुलेट नहीं हो पाता है कि उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, कैसे उसको अंदर रखा जाए, इंटरवेंशन के समय ध्यान रखा जाए। ये सब चीजें थोड़ा सा एक समस्या रहती है। तो जो संघर्ष है, संस्थाओं में हर तरह के लोगों की जरूरत है, हर तरह के एकेडमिक और बैकग्राउंड के लोगों की जरूरत है, लेकिन वो केवल भाषाई आधार पर कुछ लोग एक तरह का काम करें और जो बाकी लोग हैं उनको फीड करने की कोशिश करें और उसमें वो सफल हों, कभी नहीं सफल हों। वो जो संघर्ष है मुझे लगता है वो बहुत बड़ा है और वो धीरे धीरे पनप भी रहा है, क्योंकि जो ऑडियंस है उधर से भी डिमांड्स जो है वो पूरी जो सीएसआर की दुनिया है, मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में जो बदला है उसमें ये कि काफी चीजें क्विक चाहिए, जल्दी चाहिए, और जल्दी तभी होंगी जब आप किसी एक सेट पैटर्न में काम करेंगे, प्रपोज करेंगे चीजों को, तो शायद वो जल्दी उनको स्वीकृति मिलेगी, उस पर काम करना आसान होगा। तो संस्थाओं में भी वो धीरे धीरे उसका जो असर है ग्राउंड तक भी जाने लगा है कि हमको जल्दी करना है सब चीजें। तो आप सारी जो छोटी चीजें हैं, बारीकियां हैं, उसको मिस कर जाते हैं। ये संघर्ष लगातार हम देखते हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो है, ये चर्चा अच्छी है, इसको आगे लेके जाना चाहिए, मेरा मानना है। और ये अगर वास्तव में व्यवहारिक तौर पे भी ग्राउंड पे अगर इसको करने में हम लोग किसी तरह से सफल हो पाए तो ये मेरे ख्याल से सबसे उपयोगी चीज होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता जी और कमलेश जी, आप दोनों का। आप रमेश, हाँ रमेश जी, तो जैसे मुझे और भी कुछ चीजें शेयर करनी थी। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि हम इस असमानता से जूझे कैसे, और वो वाला पक्ष भी मैं थोड़ा सा लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि आजीविका में किस तरह के प्रयास रहे। ठीक है, तो ये भाषाई असमानता है, इसको लेकर के अवेयरनेस हमारी संस्था में बहुत ज्यादा थी, और शुरुआत से ही ये तय हुआ था कि सभी कार्यकर्ता जो हैं वो शोधकर्ता भी बनेंगे और लिखेंगे, और उन्हें शोध सिखाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे जैसे लोगों की होगी। तो हर साल नियमित तरीके से हमारी टीम विषय चुनती, और हम लोग पूरी मशक्कत से उसे शोध के ढांचे में डालने के लिए, उसमें एक रिगर लाने के लिए पूरा प्रयास करते। जो पिछला मुझे प्रयास याद है उसमें 1.5 साल लगा करके कई कार्यशालाओं के माध्यम से हमने 4 ऐसे
शोध किए जिसमें फील्ड टीम्स ने ही मतलब पूरी भूमिका निभाई, और उसमें बहुत सारी मतलब समस्याओं का भी सामना किया, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने रही कि शोध की जो पढ़ाई है वो ज्यादा अंग्रेजी माध्यम में विकसित है, तो उसको कैसे लेकर के हम अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने ऑडियंस के हिसाब से ढालें। उसमें हमारी टीम्स भी हमसे काफी सवाल करती, चुनौतियां पेश करती, उनसे कैसे उभरे और आगे कैसे बढ़े। पर इन प्रयासों का जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी संतुष्टि है कि उन्हीं टीम्स ने राष्ट्रीय स्तर पे कार्यशाला में वो शोध प्रस्तुत किए जिसको काफी सराहा गया। फिर वही शोध लेकर के हम वापस प्रवासी मजदूरों के फोरम्स पे भी गए ताकि जो भी हमारी फाइंडिंग्स थी उसको पक्का कर सके, और जो मजदूरों की जो रोजाना पैरवी है, ठीक है, रोजाना जो पावर स्ट्रक्चर्स के साथ लड़ाई है, उसमें हमारे शोध से वो क्या निकाल करके इस्तेमाल कर सके, ठीक है, उसको लेकर के प्रयास किया। ब्लॉग्स बनाए, खूब हिंदी में पर्चे छापे। कोविड के दौरान जो फील्ड से कहानियां निकल रही थी तो उस गांव कनेक्शन, जनपद जैसे फोरम्स पे हमारी टीम्स ने लिखा। मीडिया विजिल और जनपद से जुड़े अभिषेक श्रीवास्तव जी ने उसको काफी अप्रिशिएट भी किया और आग्रह भी किया कि मेरे जैसे लोगों से ना, पर जो हमारे फील्ड से जुड़े कार्यकर्ता है उनके द्वारा वो कहानियां ज्यादा सुनना चाहेंगे। हमने एक समय में मजदूरों की भाषा में, ठीक है, उसको एक बड़ी जगह देने के लिए, आगे की जगह देने के लिए लेबर एक्सप्रेस नाम का पर्चा छापा जो कि काफी प्रचलित रहा। कमलेश जी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही, और रिसर्च में भी कई तरह के हमने तकनीक इस्तेमाल करने की कोशिश की। फोटो, वॉइस, वीडियोस का काफी इस्तेमाल किया ताकि ये जो लेखन भी जो एक सीमा बांधता है उससे हम उबर पाए। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी, जैसे मैं अपना 12 साल का अनुभव पीछे मुड़ करके देखती हूँ, तो वो एक कसक जो है वो अभी भी बरकरार है, ठीक है। हमेशा ये लगता रहा कि जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए, और वो जो दूरी है, जो फासला है, जो असमानता है, वो मिटा नहीं है। तो अब जैसे आगे कैसे बढ़े, ये विषय पे बातचीत की शुरुआत तो हो गई है, आगे कैसे बढ़े उस पे भी मैंने थोड़ा सोचने की कोशिश की। ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, पर जैसे कुछ सवाल मेरे दिमाग में ऐसे उभर रहे थे। और अभी जैसे क्रिमिनल जस्टिस करके जो सीरीज है डिज्नी पे, तो उसमें पंकज त्रिपाठी जी ने पिछले एपिसोड में कहा था कि अगर जवाब ना भी मिले और सवाल जो है वो अच्छे अगर बन जाएं तो एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि मैं जिस तरह से इसको फ्रेम कर रही हूँ वो थोड़ा सा हमें और सोचने के लिए रास्ता दिखाएगा। तो पहला तो कि क्या ये सोशल सेक्टर में जो ये असमानता है, तो क्या ये सोशल सेक्टर में जो टाइम पॉवर्टी है, जो बैंडविड्थ की इशू है, क्या उसकी समस्या है? क्या समय का सीमित होना हमारे आड़े आता है? क्योंकि हम जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में एक आदमी 5 लोगों का काम कर रहा होता है, ठीक है, फील्ड से लेकर के रिपोर्ट राइटिंग, प्रस्तुति, क्राइसिस मैनेजमेंट और डोनर्स हैंडल करना, सब कुछ कर रहा होता। तो चाहते हुए भी स्थानीय भाषा को वो तवज्जो नहीं दे पाता जितना वो मतलब देना चाहिए, या फिर ये प्राथमिकता की बात है। तो पहला, क्या समय की बात है, बैंडविड्थ का इशू है, या फिर प्राथमिकता की बात है? क्योंकि हम जानते हैं कि खास करके अभी जो एनजीओस का वर्ल्ड है, प्रोफेशनल एनजीओस का ग्रांट पे निर्भर है, और वो बात अभी जैसे अशोक जी ने भी कहा, कमलेश जी ने भी कहा, नीलेश जी ने भी अपनी बात में कहा कि डोनर्स हिंदी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकते, ठीक है, और हम जो है उनसे ज्यादा मेहनत करवाना नहीं चाहते, ठीक है। तो वो वाली बात भी है। अकादमिक समाज जो है, जो कि डेवलपमेंट सेक्टर में एक बड़ी भूमिका और बहुत ही पावरफुल पोजीशन में बैठा रहता है, उनसे भी मेरी कुछ लड़ाइयां मुझे याद है। तो एक बार एक वेबसाइट का निर्माण हो रहा था कि हमारे जैसी संस्थाएं जो प्रवासियों के साथ काम कर रही हैं, उनके अनुभव का सार एक वेबसाइट के रूप में लीडिंग पॉलिसी थिंक टैंक्स दिल्ली के, बंबई के, वो वहां पे डालें। और मुझे ध्यान है कि हिंदी और बाकी रीजनल भाषाओं में वो ज्ञान पब्लिकली डिसेमिनेट हो, इसकी कल्पना भी नहीं थी। उन फोरम्स पे ये सवाल जब मैं उठाती थी तो मुझे खुद अटपटा लगता था, और फिर चुप करा दिया जाता था ये कहकर कि हम अभी क्षमता नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है, आगे एक बार इंग्लिश में पोर्टल लाइव हो जाए उसके बाद हम लोग हिंदी
में भी कोशिश करेंगे, जो कि हुआ नहीं, मतलब 1 दशक के बाद भी हुआ नहीं। फिर ये जो फ्रेमिंग है कि क्षमता का सवाल है, ठीक है, तो दूसरा मुझे लगा कि क्या सही में ये क्षमता का सवाल है, और दोनों तरफ से। तो जो हिंदी भाषी सामाजिक कर्मियों का जो लेखन है, उनकी अभिव्यक्ति है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। तो उन्हें कुछ अकादमिक चश्मे, लेंस देने की जरूरत है, ताकि वो अपने स्थानीय एनालिसिस से उठकर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे अपने अनुभव रख सके, तर्क कर सके, चीजों को जोड़ करके एक बड़ी पिक्चर बना सके। या फिर हमारे जैसे लोगों की क्षमता की वजह से यह असमानता है कि जितने एप्लीकेशन की जरूरत है वो हम करते नहीं, ठीक है, हम फ्रेमवर्क्स जल्दी ले आते हैं, और जब भी फील्ड में किसी नए कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, नए समुदाय से मिलने जाते हैं, तो ये चश्मा जो बहुत ही कलर्ड हो गया है हमारी पढ़ाई की वजह से, उसको बाजू में रख करके पूरी ईमानदारी से जो भी सच है उसको कैप्चर करने का, उसको प्रस्तुत करने का, सामने लाने का वो प्रयास नहीं करते जिस तरह से वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि आजीविका ने कुछ हद तक सवाल अपने, जैसे इस समानता को कैसे हम रिजॉल्व करें, ठीक है, कैसे आगे बढ़े, उसको थोड़ा सा क्षमता वाले बिंदु के रूप में फ्रेम किया। और जैसे हमारे कुछ जो और प्रयास रहे, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके छोटे छोटे कोर्सेज बनाना, जो कि ऐसे कार्यकर्ता जो जमीनी रूप से प्रवासी मजदूरों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अकादमिक चश्मे दे, ठीक है, और उसमें खूब मेहनत की कि खूब हिंदी में लिखें, क्लासेस हिंदी में लें, और जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनको भी पुश करें कि आप जटिल कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में सरल तरीके से समझाने की कोशिश करें। और फिर अंत में मुझे लगता है जो एक और तरीका है इसको देखने का, इस असमानता को, वो कि ये भाषाई असमानता सोशल सेक्टर और हमारे समाज के पावर स्ट्रक्चर को भी दर्शाती है, प्रतिबिंबित करती है। मैं ऐसे बहुत ही ब्रिलियंट लोगों के साथ मैंने काम किया है, बहुत ही जुझारू, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मतलब मजदूरों के हक की लड़ाई में लगा दिया। वो एक ऊर्जा के साथ बोलते हैं तो जैसे उनका शरीर भी कांपता है, बोलता है, लेकिन उनमें एक बड़ी कसक होती है कि अगर अंग्रेजी आती तो हम भी आगे बढ़ पाते, तनख्वाह बेहतर होती, पद बेहतर होता, दिल्ली में जाकर के आपकी तरह प्रस्तुति कर पाते, ज्यादा इज्जत मिलती। बहुत ही जबरदस्त काम करने के बाद भी राष्ट्रीय फोरम्स में वो छोटा, कमतर महसूस करते हैं। और जैसे अभी तक मैंने हिंदी और अंग्रेजी के फ्रेमवर्क में ज्यादा बात किया है क्योंकि मेरा अनुभव उसी स्पेस में है, लेकिन मैं ऐसे भी फोरम्स का हिस्सा रही हूँ जहां पर हिंदी में भी अपनी बात रखने में जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो स्ट्रगल करते हैं, और जैसे वो उड़िया में अपनी बात रखेंगे लेकिन घबराएंगे और फिर से छोटा महसूस करेंगे, कम महसूस करेंगे। और ये देखना, इतने सालों से ये होते हुए देखना और इसको अनदेखा कर देना, ठीक है, ये बड़ा मुझे विचलित करता रहा कि हम जैसे सोशल सेक्टर वर्कर्स, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स किसी दूसरे वर्ग के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए समानता ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये जो दुनिया हमने खुद बनाई है, ठीक है, उस क्षेत्र में जो बुरी तरह से असमानता फैली हुई है उसको अनदेखा कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगी, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन चेतन, विजेंद्र एंड रमेश जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृता जी और कमलेश जी। आप दोनों ने अपने अनुभवों से इस पूरी चर्चा को काफी समृद्ध किया है, और प्रवासी मजदूरों के जमीनी यथार्थ के दस्तावेजों तक पहुंचते हुए चीजें कितनी बदल जाती, इसका बड़ी ही बारीकी से आप दोनों ने चित्रण किया। निश्चित तौर पर आपके प्रयास हम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप दोनों का एक बार पुनः हार्दिक आभार। हम अगले वक्ता की ओर चलते हैं और मैं स्वागत करता हूं हमारे तीसरे पैनलिस्ट श्री शारदा गौतम जी का, और आपके समर्पण, आपकी निष्ठा के लिए टेक महिंद्रा फाउंडेशन हम सब बेहद आभारी हैं कि आप अपने व्यस्त समय में से आप ये समय दिया, आप यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद भी आप जुड़ने के लिए अपनी सहमति दी और आप मौजूद हैं।
शारदा जी ग्रामीण प्रबंधन संस्थान से गोल्ड मेडलिस्ट इरमा, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान इरमा से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एनआईटी सूरत से मैकेनिकल इंजीनियर और वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के नॉर्थ रीजन के हेड हैं। शारदा जी की विशेषज्ञता का और इनकी रुचि का क्षेत्र ग्रामीण आजीविका है। इनका दृढ़ विश्वास है कि ग्रामीण उत्पादक समूह ग्रामीण गरीबी और ग्रामीण से शहरी प्रवास को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिल्प कारीगरों के पोषण और उद्यम निर्माण कौशल की दृष्टि से आपका योगदान उल्लेखनीय है। मैं श्री शारदा गौतम जी से अनुरोध करता हूं कि आज के विषय सामाजिक कार्य के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय भाषाओं की प्रासंगिकता पर केंद्रित अपने विचार साझा करें। शारदा जी, स्वागत है। सभी को नमस्कार। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, फ्लाइट के समय के बदलाव के कारण मैं थोड़ा देरी से ज्वाइन कर पाया हूँ। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है। सामाजिक बदलाव की जब हम बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान या दक्षता तक सीमित नहीं रहता है। हम मनोदृष्टि और अभिवृत्ति, जिसे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बोलते हैं, उसके बदलाव का भी हम अपने लाभार्थी में प्रयास कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जो किसान परिवार हमारे साथ जुड़े होते हैं, उनको संतुलित कीटनाशक कैसे उपयोग करें, जहाँ पर हम साफ सफाई से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, टॉयलेट का उपयोग किस तरीके से हो ताकि गांव में स्वच्छता बनी रहे, पर्यावरण खासतौर से जल के प्रदूषण, अगर हम कारीगर भाइयों के बारे में बागों की जो रंगाई हो वो किस तरीके से हो ताकि वो एजो फ्री हो, और जल का शारदा जी की आवाज से देखते हैं जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो यात्रा कर रहे हैं और सफर में, तो तकनीकी दिक्कत हो सकती है। जी शारदा, हाँ अब मैं सुन पा रहे हैं। तो मनुष्य और अभिव्यक्ति का जो बदलाव लाना चाहते हैं, ये तभी होगा जब जो ज्ञान और दक्षता हम लाएंगे वो आत्मसात कर सकें, इंटरनलाइज कर सकें। और वो आत्मसात तभी होगा जब हम जिस भाषा में अपनी शब्द करें, उदाहरण का प्रयोग करें, वो उसी भाषा और उन्हीं शब्दों में होगा जिसे लाभार्थी महसूस करते हैं और समझ सकते हैं। ये जो शब्द हैं ये केवल हाँ बोलने तक सीमित रह जाएंगे, वो उसे आत्मसात नहीं कर पाएंगे। कहा है कि जब आप मेरे लिए कुछ करते हैं जिसमें आप मुझे शामिल नहीं करते हैं, तो असल में आप कोई चीज मुझ पर कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भाषा का उपयोग हम कर रहे हैं, जो शब्दों का उपयोग हम कर रहे हैं, जो वो प्रासंगिक भाषा में हो। वो हो सकता है क्षेत्रीय भाषा, हो सकता है भ्रंश हो क्षेत्रीय भाषा का। एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है जब भी हम मूल भाषा की बात करते हैं। जीवन और मृत्यु, ये दो शब्द हैं जो किसी भी इंसान और परिवार के लिए बहुत महत्व रखते हैं। मृत्यु शब्द से जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहूंगा। निमाड़ इलाके में अगर आप जाएंगे, वहां पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो ये नहीं बोलते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है या उसकी डेथ हो गई है, वहां बोलते हैं कि वो इंसान शांत। वहीं पर अगर आप महाकौशल इलाके में जाएंगे तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे बोलते हैं कि उसके घर में गमी हो गई है। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आएंगे और किसी की मृत्यु हो गई है तो बड़ा ही अनोखा शब्द है, बोला जाता है वो मिट्टी हो गए। जो असल में हम सब मिट्टी हो जाते हैं, पर वो बोला भी उसी तरीके से जाता है। तो ये जो छोटे छोटे अंतर है, बोला तो लेकिन उसका जो प्रासंगिक अर्थ है जो बदल जाता है जैसे जैसे जगह बदलती है, वो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अन्यथा जब हम लाभार्थियों के साथ काम करते हैं तो शायद हम उनके साथ उसी तरीके का रिश्ता नहीं बना पाते। भाषा एक सरल सा माध्यम होता है। इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं कि हम एक हिंदी भाषा के हमने 3 अलग अलग शब्दों को लिया, अगर हम हिंदी और जो बाकी क्षेत्रीय भाषाएं उनमें तुलना करने की कोशिश करें तो हिंदी में एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है आलोचना, जिसका हम मतलब बोलते हैं बुराई करना। लेकिन अगर आप उड़ीसा में जाएंगे तो वहां पर उड़िया में आलोचना का मतलब होता है बातचीत करना, कथा वार्ता करना, जिसका एकदम ही पूरा भिन्न अर्थ हो जाता है। तो जब आप वहां पर लोगों के साथ में मीटिंग करते हैं कि वहां पर एक प्रोड्यूसर कंपनी बनना है या कोऑपरेटिव बनना है, शायद आप आलोचना का मतलब कुछ और समझ रहे होते हैं, और जब वहाँ मीटिंग हो रही होती तो वहां पर जब वो आलोचना का शब्द उड़िया शब्दावली में उपयोग करते हैं तो बहुत भिन्न हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग जब जिस क्षेत्र में भी काम करें वहां पर हम उसकी प्रासंगिक भाषा का उपयोग करें। मैं इसमें क्षेत्रीय या हिंदी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, प्रासंगिक भाषा इसलिए क्योंकि भ्रंश प्रचलन में है
जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोगों के साथ में दिल और दिमाग दोनों जगह पर अपना एक सही तरीके का, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बहुत बोलचाल में यूज करते हैं, कनेक्ट बैठाना, वो नहीं बैठा पाएंगे। तो इस बात से सहमत हूँ कि प्रासंगिक बदलाव के कार्य करते हैं। विजय जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बीच में थोड़ा सा बाधित हुआ था, आप जी कहें। जी सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। जी जी हाँ, मैं प्रासंगिकता को इसी तरीके से समझता हूँ। कुछ और सवाल, चूंकि मैंने बहुत देरी से ज्वाइन किया, कुछ और सवाल अगर हैं तो मैं उन पर आना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं आपके वक्तव्य के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं सीधा एक प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। एक प्रश्न जो अक्सर आता है शारदा जी, सोशल सेक्टर में क्या क्षेत्रीय भाषाओं को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है? इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरी समझ से जो भी सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में, जैसे हम सोशल सेक्टर शायद बोल रहे हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर बदलाव करना चाह रहे हैं तो वो अवश्य रूप से प्रासंगिक भाषा, शब्दों और उदाहरणों का प्रयोग कर रहे हैं। जो पूरी ईमानदारी के साथ में नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के लिए गए हैं, एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गए हैं, वो हो सकता है कि उस प्रासंगिकता को नहीं समझ पाते हैं और एक प्रोजेक्ट को जिसका केपीआई निर्धारित होता है 18 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, शायद उसको पूरा करते होंगे तो अलग बात है। पर ज्यादातर संस्थाएं जो अलग अलग दूरस्थ क्षेत्रों में काम करती हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। कुछ अवसर होते हैं जहां पर प्रासंगिक भाषा को शामिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर तकनीकी विषय है, मान लीजिए कि कोई कपड़ों का डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर जाकर वहां पर काम करता है, तो उसके लिए शायद उस भाषा का प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल होता है। या कोई मान लीजिए जल जीवन मिशन से जुड़े हुए लोगों में कोई इंजीनियर अगर काम कर रहा है, तो उसके लिए शायद प्रासंगिक भाषा का प्रयोग करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर टीम के जो अन्य सदस्य हैं, जो जिसको हम ग्रास रूट बोलते हैं, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और लोगों के साथ में दैनिक बातचीत में जुड़े हुए रहते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सरल शब्दों में उदाहरण और शब्दों को लेके आए इन कठिन तकनीकी विषयों का, ताकि लोग जो तकनीकी बात कही जा रही है उसे समझ सकें और आत्मसात कर सकें। तो मेरी समझ से जितना मैंने कुछ प्रदेशों में जहाँ काम किया है, देखा है, लोग प्रासंगिक भाषा को महत्व देते हैं। जो भी बहुत लंबे समय के लिए स्वेच्छा से और तरीके का बदलाव लाना चाहते हैं, वो जरूर प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद शारदा जी आपका। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उदाहरण के साथ इसको बताया। एक अन्य और प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि आपके पास समय हो तो उसको भी अगर हम लोग ले लेते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि टेक्नोलॉजी की प्रमुख भाषा अंग्रेजी होने के कारण हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका कमजोर हुई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। अंग्रेजी हम कितना भी हम सोचेंगे ना, आज के समय में अंग्रेजी पूरे विश्व की एक व्यावसायिक भाषा बन चुकी है। इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो अगर हम ये सोचें कि हम किसी क्षेत्रीय भाषा को या हिंदी को उस स्तर तक तुरंत लेके आ पाएंगे, शायद वो संभव नहीं होगा। तो इस यथार्थता को हमें शायद स्वीकार करना होगा। हालांकि अगर हम कुछ अभी आज चूंकि हिंदी दिवस है, तो बहुत सारे पेपर्स में अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स आए, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जिसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसा कहते हैं कि गूगल पे पिछले चंद वर्षों में 10 लाख करोड़ पन्ने हिंदी भाषा में, कुछ ये भी बोल रहे हैं कि पिछले 7-8 सालों में लगभग 94% जो हिंदी से संबंधित सामग्री पर काफी ज्यादा प्रचलन में आ गई है। पर इन सब के बावजूद भी जो अंग्रेजी का टेक्नोलॉजी पे जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो बहुत 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 मजबूत है। तो उसे हमें बदला नहीं जा सकता कम समय में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी नहीं बदला जा सकता, बट बहुत कम समय में बदला। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस मौके पर अंग्रेजी के साथ प्रतियोगिता ना लेके उसको एक अवसर के तौर पर आपको बताना चाहूंगा। जिन प्रदेशों में हम लोग, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, नागालैंड में, जहाँ पर हम आर्टिजन है, हथकरघा कारीगर है, जिनके साथ हम लोग काम कर रहे थे, तो कुछ कारीगर भी के साथ में सीधे जो खरीदार उनके साथ भी करना चाह रहे हैं, तो उसके होता है। लेकिन अंग्रेजी ऐसा माध्यम है जिस कारण वो देते करने की, तो उसके बाद छोटे से टूल आपके समय में आ चुके हैं, तकनीक करके आप अपनी बात को आसानी
उसे आप हिंदी में, अंग्रेजी में या उड़िया में है तो उसे अंग्रेजी में आप रख के सही हैशटैग का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट की सही फोटो लेके आप दूर तक बायर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा आर्टिजन है जो मेरे लिए बहुत खुशी का विषय आप सब लोगों के साथ साझा करते हैं। और लोवी ये अभी आज के समय में स्कॉटलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रोडक्ट की बिक्री कर रहे हैं, अभी इस समय वो हुए हैं। तो वो उसकी वजह यही रही है कि उनकी भाषा का शायद अंग्रेजी का स्तर वो नहीं था, वो हिंदी पाते थे, नाइज में बातचीत करते थे, लेकिन जो बेसिक टूल्स इस टेक्नोलॉजी ने हमको दिए हैं जिसके माध्यम से अपनी भाषा से आप हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात को प्रस्तुत करना, लिखना और बोलना दोनों कर पाते हैं, उसका उन लोगों ने सही तरीके से उपयोग किया और आज के समय में 12 लाख 15 लाख रुपए का सालाना बिजनेस वो कर रहे हैं। जबकि वो नागालैंड में उन जगहों से जहाँ पे शायद वो लोग सब्जी बेचने से आगे का कोई चीज सोच नहीं पाते थे और इतनी महत्वपूर्ण कला जो उनके हाथ में थी वो विलुप्त होती जा रही थी। इसी तरीके के मणियाबंद में, उड़ीसा में देखने को मिले हैं। बहुत सारे कारीगर हैं जो बिजनेस को करते थे, अगर बाहर नहीं जा पा रहे थे और लोकल बिजनेस में उनका कीमत का कंट्रोल उनका नहीं, जो बायर बोलता था वो प्राइस मिलता था। बाहर के बायर में जा रहे थे 35 लाख रुपए करण नंदी अगर साला, बहुत बड़ा योगदान इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो हमें मेरी समझ में अंग्रेजी नहीं करना है, उसको हमको प्रतियोगिता के तौर पर अवसर के हम अपनी प्रासंगिक भाषा को अंग्रेजी भाषा के साथ में जोड़ें, ताकि जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आय में अभिवृद्धि हो, उनकी आय में इंक्रीमेंट आए, उनकी सोचने समझने की जो एक्सपोजर जिसे हम बोलते हैं, बाहर की दुनिया से जो उनका कनेक्ट होता है, जो नेटवर्क बनता है वो सुधार हो उसमें, उसके लिए हमें इसे एक अवसर के तौर पे देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, आपने अपने इतने निजी और व्यस्त समय के बावजूद इस आयोजन में सहभागिता की और आपने कारीगरों के जीवन संघर्षों से, अगर मैं आपके वक्तव्य की बात करूं, बोधन की बात करूं, अपने जो आपका जीवन अनुभव है उसमें जो आपने कारीगरों के जीवन संघर्षों और उनके अनुभवों को इस वैचारिक चर्चा में शामिल किया है, वो और बेहद जीवन तरीके से शामिल किया है। इसके लिए हम लोग हार्दिक आभारी हैं आपके। आपने शांत, गमी और मिट्टी का अर्थ कब कैसे अलग अलग परिवेशों में प्रयुक्त होकर बदल जाता है, इसे एक उदाहरण के द्वारा भाषा के पूरे मिजाज को, उसके स्वभाव को और सामाजिकता को, उसके रिश्ते को स्पष्ट करने की कोशिश की है। दोनों जो प्रश्न रखे गए उस पर आपने अपने विचार रखे, आपका हार्दिक आभार। मित्रों, हमारे पास कुछ और प्रश्न हैं जिसके लिए हम अपने अन्य जो आज हमारे पैनलिस्ट हैं उनके पास ले चलेंगे आपको। अशोक जी हमारे साथ हुए हैं डॉक्टर ए बी बालिका चर्च से। अशोक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक प्रश्न आपसे है, जमीनी कार्यकर्ताओं को नीति निर्धारण के ताने बाने से कैसे बेहतर तरीके से जोड़ा जाए, इस पे आप अगर कुछ कहना चाहें अशोक जी। भाई रमेश जी, पहले तो धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण और प्रासंगिक प्रश्न के लिए। मैं तो एकदम चाह रहा था कि मुझसे ये पूछा जाए। चेतन जी ने ये बात शुरू की थी, नीलेश जी उसको आगे बढ़ा के ले गए। इस प्रश्न के लिए बड़ा जरूरी है कि हम आप सभी जानते हैं कि नीति निर्धारण के कई चरण होते हैं। जैसे नीति निर्धारण के ताना बाना यूं तो सहज होना चाहिए था, लेकिन जटिल बना दिया गया। उसके जो चरण है, देखिए कि पहले एक एजेंडा सेट होता है कि भाई देश के लिए या देश के इस हिस्से के लिए हमें कुछ करना है। इसके बाद एजेंडा सेट होने के बाद नीति निर्णय की प्रक्रिया शुरू होती है। एक बार जब निर्णय लिया जाता है उस पर, तो फिर उसका अंगीकरण होता है कि चलो आप ले लिए, ये जो काम हुआ नीति निर्माण का, उस पे उसको स्वीकार कर लेते हैं लोग, फिर उसको एग्जीक्यूट का कार्यान्वयन करते हैं और फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। इस सभी चरण में अगर एक बंदे की खास जरूरत है तो वो जमीनी कार्यकर्ता है। और अगर सबसे ज्यादा किसी को नकारा जाता है पूरी प्रक्रिया में, देखिए, तो उसी को नकारा जाता है। यही कारण है कि हाशिए पर रह रहे लोगों को, जिनको सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, उनको नकारने के चलते जो लोग को लाभ पहुंचना चाहिए उसमें बहुत खास बदलाव उनकी जिंदगी में नहीं हुआ है, बल्कि बहुत समय लग रहा है। अगर हुआ भी है, चीजें बदली हैं, खामखा नीतियां बनी है, देश में विकास हुए हैं, इससे सहमति है।
लेकिन जिनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचना था, या तो बहुत समय लग रहा है या फिर वो खास बदलाव आपको नजर में नहीं आएगा। आइए इसको ऐसे देखते हैं कि नीतियां बुनियादी जरूरत के लिए बनाई जाती है, समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों की जो बुनियादी जरूरत है या उनकी जो मांग है उसके आधार पे बनाई जाती है। अब इसमें लगता कौन कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, कार्यपालक, राज्य सरकार, नीति आयोग, नौकरशाही, हर एक स्तर का जो नौकरशाही है वो सब, यानी अफसरशाही। इस अफसरशाही में जो असरदार बंदा होता, क्योंकि जो जान रहा होता है कि कहाँ कहाँ हमें पिंच करने, कहाँ कहाँ हमें चाहिए, लोगों को जो जानकारी चाहिए उसके आधार पर नीति बनाने का, उसको कभी भी साथ में लिया नहीं जाता। तो मेरे लिए इस सवाल के लिए सीधा सीधा जवाब है कि जमीनी हकीकत से जुड़े जमीनी कार्यकर्ताओं का ज्यादा से ज्यादा इसमें सहभागिता हो, उसके लिए कोशिश हो। तो ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को नीति निर्धारण के समय में हर स्तर पे उनसे संवाद हो, व्यापक रूप से उनकी प्रासंगिकता और उनके महत्व को सुनिश्चित करके उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। अगर कहीं कमी लग रही है ऐसे जमीनी कार्यकर्ता के साथ संवाद में, तो उनका क्षमता वर्धन किया जाए उसके हिसाब से। पूरी प्रक्रिया में संवाद का जो माध्यम हो वो उनके हिसाब से क्षेत्रीय भाषा में हो। आवश्यक हर एक स्तर पर अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले एक बार फिर उनसे शेयर किया जाए कि भाई देखो, हम यहाँ ये अब जाके नीति बन रहा है, और नीतियों को लागू करने के हर एक स्तर पे उनकी भागीदारी, जमीनी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। लेकिन यही नहीं रुके, जब मूल्यांकन करना है तो जिन लोग को नीति बनाने में साथ में जोड़े थे जमीनी स्तर पे, उनके साथ जाइए, नहीं तो लेंस बदल जाएगा। तो उनको साथ लेके मूल्यांकन में भी साथ में लेके जाए, और अगर कहीं कुछ गैप रह जाता है तो फिर जो पुनर्योजना बने तो उसमें भी जमीनी कार्यकर्ता। मेरी तरफ से अभी यही है। शायद मेरे अब वक्तव्य के समय में, आखिरी समय में कुछ छूटा था। मैं कह रहा था कि साझी समझ के अंतर्गत इस संवाद को लेकर टेक महिंद्रा फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद। ये संवाद चलता रहे। मुझे लगता है बीच बीच के दौर पे यहाँ सिर्फ क्षेत्रीय भाषा का सवाल नहीं, यहाँ तो सवाल है जो बात ही उठा कि हम चूंकि सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां बाकी भी जो गैप्स नजर में आते हैं उनको हम लोग इसके साथ नहीं एक पुल बना सकते हैं, लोग आपस में करते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। आपने विस्तार से जमीनी कार्यकर्ताओं की सच्चाई और नीति निर्धारण की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर विस्तार से अपनी बात को रखा। हम अगले वक्ता के रूप में हमारे साथ जो जुड़ी हैं अमृता शर्मा जी। अमृता जी के लिए एक प्रश्न है, सामाजिक क्षेत्र में कम्युनिकेशन और परस्पर संवाद के लिए स्थानीय भाषाओं को समानता के स्तर पर कैसे लाएं, ये प्रश्न है। अमृता जी, इस बारे में आप कुछ राय रखें। तो मैं कहूँगी रमेश जी की मेरे अपने वक्तव्य में मैंने थोड़ा सा इस बिंदु के ऊपर फोकस करने की कोशिश की थी, खास करके जब जो प्रयास किए जब मैं आजीविका में जुड़ी हुई थी और वहाँ पे जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके कैसे जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी संचार कर रहे हैं, उसमें वो जमीनी सच्चाई पूरी तरह से वो कैप्चर हो रही हो और उसमें हिंदी भाषा को भी उचित जगह मिल रहा हो, उसको लेकर के हम लोग काफी प्रयास किया और अलग अलग स्तर पे किया। मतलब जैसे अशोक जी भी कह रहे थे कि जहाँ क्षमता की बात है वहां क्षमता वर्धन होना चाहिए, ठीक है। जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो आगेवान हैं, ठीक है। तो भले शोध हो, नीति निर्माण हो, वो आगेवान है तो उनको वो कुर्सी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर डेवलपमेंट सेक्टर के जार्गन्स के इस्तेमाल करने की बात है, एक एकेडमिक लेंस की बात है, तो वो हम प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है, इस पे हमने काम किया है, ये संभव है, ठीक है। और उसमें हमारे जो पार्टनर्स हैं वो ये लीडिंग
टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एपीयू हो गया, टिस हो गया, इस तरह के जितने भी मतलब सोशल सेक्टर में पढ़ाई करवाने वाली संस्थाएं हैं, आई थिंक उनके साथ इस मुद्दे को लेकर के एक मतलब इसको एक मिशन बनाना, एक प्रोजेक्ट के रूप में फिर इसको इम्प्लीमेंट करना, वो बड़ा जरूरी लगता है मुझे। पर जो आखिरी सवाल मैंने अपने विश्लेषण में रखा था ना, मुझे लगता है कि वो मतलब उसके ऊपर और चर्चा करने की जरूरत है, ठीक है। मुझे लगता है कि आज की जो बातचीत है हमने थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्टिव स्तर पे रखा है, जो कि जरूरी था, ठीक है। पहली बार इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये असमानता क्यों है, ठीक है, और क्या ये हमारे समाज और हमारे सोशल सेक्टर की असमानता को प्रतिबिंबित करता है? क्या क्लास का जो विभाजन है, ठीक है, वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है भाषाई असमानता के रूप में? कास्ट का जो विभाजन है, क्या वो भाषाई असमानता के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है? मुझे लगता है ये सब चीजों को खोल करके देखने की जरूरत है, और ये बहुत बड़ी मुहिम है। मुझे ध्यान है कि जब ये कोविड के समय लॉकडाउन हुआ और होता है कि बहुत लोगों ने स्टेप बैक करके अपने जीवन को देखा और जो प्रिविलेजेस है उनकी तरफ देखा, तो ये जो विषय था वो एक्चुअली मुझे वो बहुत बड़े रूप से मेरे सामने आया। हालांकि मुझे सूझ नहीं रहा था कि इस पे पहला कदम कैसे उठाएं, ठीक है। अगर इसको रिजॉल्व करना है, इस असमानता को कम करना है, तो पहला कदम क्या हो सकता है? तो इस आज जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्विटेशन टू स्पीक इन दिस पैनल, मैंने थोड़ा उसके बारे में और स्ट्रक्चर्ड तरह से सोचने की कोशिश की और कुछ सवाल फ्रेम करने की कोशिश की है। तो मे बी दैट्स अ स्टार्ट फॉर मी, और फिर ये बातचीत मुझे लगता है हम बनाए रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक रिक्वेस्ट रमेश जी, कुछ समय पहले जब शारदा जी बोल रहे थे तो कमलेश जी हाथ उठा रहे थे, तो आई थिंक वो कुछ कहना चाह रहे थे, तो अगर उन्हें भी मौका दे दें तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृता जी। आपने असमानता के विभिन्न रूपों के द्वारा इसे अलग अलग संदर्भों में जोड़कर देखने की जरूरत पर बल दिया। और समय असल में हमारे पास बहुत कम है, लेकिन संक्षेप में अगर 1-2 मिनट में रमेश जी अगर 1 मिनट में, सॉरी, मेरे ख्याल से कमलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हम उनकी बात सुन लें, और अगर अनुमति हो तो उसके बाद एक विचार मैं भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो चर्चा है ये इतनी ज्यादा रेजोनेट कर रही है कि कुछ विचार मुझे भी आ रहे हैं। पर कमलेश प्लीज। राइट, तो मैं जो शारदा जी जो कह रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी वाला सवाल था ना, कि जो टेक्नोलॉजी की भाषा है वो अंग्रेजी है, और लेकिन एक जो पूरा खास करके रूरल कॉन्टेक्स्ट में ये जो डिजिटल डिवाइड की जो बात होती है ना, कि आपके पास तकनीक है, लेकिन जो बिल्कुल गांव का व्यक्ति है या महिला है उसके पास उसकी पहुंच नहीं है, तो अब वो पहुंच का इशू भी थोड़ा कुछ हद तक रिजोल्व हुआ है जैसे। लेकिन जो एक्सेस है किसी तरह की टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, जैसे हम रोजगार गारंटी पे काफी काम करते हैं, और रोजगार गारंटी ऐसी चीज है कि आपको जो मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है उसकी बड़ी दुनिया है, और उसकी जानकारी अगर व्यक्ति के पास सही समय पे पहुंच जाए तो काफी बदलाव आ सकता है। तो हमने ये प्रयोग करके देखा है पिछले 2 सालों में कोविड के संदर्भ में कि नरेगा की जो जानकारी है व्यक्ति अपने फोन पर कैसे एक्सेस कर पाए, और रोजगार गारंटी की जो पूरी वेबसाइट है वो हिंदी में भी है, तरह तरह की मल्टीपल भाषाओं में है। इस वजह से उससे बहुत आसानी हुई है कि एक कम पढ़ी लिखी महिला भी उस तक एक्सेस कर पाती है, और वो 10 परिवारों को और बता देती है कि तुम्हारे जॉब कार्ड की क्या स्थिति है। मुझे लगता है जो टेक्नोलॉजी में काफी स्कोप है कि आपको इस तरह की जो भाषाई जो लिमिटेशन है उसको कम करने का एक काफी स्कोप है। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग और जो चीज लोग इस कनेक्ट को और बेहतर कर सकते हैं, उससे भाषा जो है वो उसको भी समृद्धि मिलेगी और लोगों का जो एक लाभ है वो भी मिलेगा। यही चीज जोड़ना चाह रहा था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका। मित्रों, ये चर्चा पूरी तरह अपने चरम की ओर अग्रसर है। मैं बिना किसी भूमिका के अपने सीईओ श्री चेतन जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी बात रखिए। स्वागत। धन्यवाद रमेश जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा, और बिल्कुल शुरू में नीलेश जी ने एक बात कही थी, इनफैक्ट एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन, राइट। जब आप लोग सबकी बातें मैं सुन रहा था तो मुझे ये ख्याल आया कि आज से
20 साल पहले, लगभग 2001-2 में, जिस वक्त मैं इस सेक्टर से जुड़ा था, तो जिनसे मैंने सीखा है उनसे मुझे एक जुमला सुनने को मिलता था, नेकी कर और दरिया में डाल। ठीक है, हमारे काम से मुझे लगता है कि ये जो एक फ्रेज है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि नेकी करना, अच्छा काम करना सोशल सेक्टर का दिल है, उसके हार्ट पे है। हम इसीलिए इस सेक्टर में हैं क्योंकि हमें अच्छा काम करना है। ठीक है, तो नेकी कर दरिया में डाल से हमने शुरुआत की थी। पिछले 20 सालों को अगर मैं मुड़ के देखूं तो जिस तरह से चीजें बदली हैं, कहीं ना कहीं ये नेकी कर दरिया में डाल के बदले हो गया है नेकी कर और आसमान पे उछाल। ठीक है, और जाहिर है उस वक्त लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब कुछ नहीं था, तो नेकी करने से बहुत अच्छे से काम चल जाता था। पर आज के दौर में नेकी करने के साथ साथ आसमान पे उछालना भी जरूरी हो गया। त्रासदी ये हो गई है कि कहीं कहीं ऐसा लगता है कि आसमान पे उछालना नेकी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और अगर आप इसको बारीकी से सोचें तो ये नजर में आएगा कि नेकी करने की अगर कोई भाषा है तो वो क्षेत्रीय ही है। एक्चुअली तो कोई भाषा है ही नहीं। मुझे पता है अमृता ने उड़ीसा में जाके बहुत अच्छा काम किया है, जबकि वो उड़िया नहीं जानती। ठीक है, तो नेकी करने की कोई भाषा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आसमान पे उछालने की भाषा है और वो अंग्रेजी है। अगर हम आज को देखें तो वो अंग्रेजी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है कि जो नेकी करने वाला जो जज्बा है ना, वो अपनी जगह से कहीं भी डाइल्यूट नहीं हो जाए, कहीं कम नहीं हो जाए। इसकी जिम्मेवारी हम सबकी है और इस चीज को हमें अपने काम में आगे बढ़ाना है। एक डोनर होने के नाते मैं इस बात को पूरी तरह से समझता हूं कि हमारे लिए रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, लेकिन रिपोर्टिंग अच्छे काम होने के कॉस्ट पर हो तो जाहिर है कि वो सही नहीं है। तो इस विचार के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। और मुझे पता है कि शैलजा वेट कर रही हैं वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए, पर इससे पहले कि आप बोले शैलजा, मैं आपको, विजेंद्र को, रमेश जी को और इस टीम, हमारी टीम से जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, इमरान, सुप्रिया, आप लोग जो पौरवी, आप लोग जो पर्दे के पीछे हैं और मदद कर रहे हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण हिमांशी, जो कि हमारे साथ थ्रू आउट जुड़ी रही हैं, आपका खास तौर पे धन्यवाद। शैलजा, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी। मुझे उम्मीद है कि ये जो चर्चा शुरू हुई है वह निश्चित रूप से हम सबके लिए काफी स्मरणीय होगी और इससे हम लोग आगे अपने आप को और समृद्ध करेंगे। इसमें एक चीज एक पैनलिस्ट ने जोड़ा था इसके अंदर कि हम जब क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर रहे हैं तो किसी से प्रतियोगिता ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि प्रतियोगिता के चक्कर में कहीं वो हो जाए। तो उसके लिए बड़ी अच्छी एक लाइनें थी कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। तो उसको लेके चले, हम अपने को समृद्ध करें और समय लगेगा तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और सब बराबर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का और हमारे सभी श्रोताओं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वापस अपने साथी विजेंद्र जी के पास चलता हूँ। आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ। विजेंद्र जी आगे बढ़े। तो सभी का धन्यवाद रमेश जी, पैनलिस्ट का। मुझे विश्वास है कि आज की इस चर्चा ने हम सभी सुनने देखने वालों को एक अलग अलग दृष्टियों से समृद्ध करने का काम किया है। कितना विभिन्नताएं, मिक्सचर, सबके साथ हम लोगों ने आज चर्चा किया और चर्चा को आगे बढ़ाने की भी जरूरत है और फाउंडेशन ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी करता रहेगा। तो मित्रों, हम चूंकि समापन की तरफ अग्रसर हैं तो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपनी सहयोगी शैलजा को आमंत्रित करते। धन्यवाद। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, ग्रुप फोटो के लिए कृपया आप सब अपनी वीडियो ऑन करें। जी धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नीलेश जी, परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी पैनलिस्ट शारदा गौतम जी, अमृता जी और अशोक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ टीएमएफ के COO चेतन कपूर, कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों, दर्शकों, श्रोताओं और इंटरप्रिटेशन के लिए हिमांशी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
और आशा करती हूँ कि इस तरह के आयोजनों में आप लोगों की भागीदारी लगातार बनी रहेगी। धन्यवाद। हिंदी दिवस की आप सभी को पुनः ढेरों सारी शुभकामनाएं।